ये कहानी एक कियारू नाम की लड़की जिसे मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर करा गया और वो इतना परेशान हो गया कि उसने डिसाइड करा कि वो अपनी जान ले लेगा। पर मगर एक दिन वो 4 साल पहले पास्ट में आ गया और उसने डिसाइड करा जिसने उसे टॉर्चर करा वो उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। वहाँ पे हमारा कियारू एक भयानक सी स्माइल देते हुए कह रहा था, मुझे लग रहा था कि जो हीलर होता है वो सिर्फ हील कर सकता है, पर मगर मुझे नहीं पता था कि हमारे पास इतनी खतरनाक एबिलिटी होती है। तभी हमारा कियारू कहता है कि मैं अपनी मिस्टेक को मानता हूँ, पर मगर मैं तुम सबकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। एकदम से हम देखते हैं उसकी ये आंख खुलती है और वो एक सपना था। दरअसल कियारू ये सपना काफी सालों से लगातार देखता आ रहा है और उसे पता नहीं होता कि वो बार बार ये सपना क्यों देख रहा है। वहाँ पे एक लड़की आना आ जाती है जिसने कि हमारे कियारू को पाल पोस के बड़ा किया था और ऐसा मान सकते हैं कि हम वो उसके लिए उसकी मॉम की तरह है। आना कहती है, क्या तुम्हें फिर से वही ड्रीम आया जहाँ पे तुम डीमन लॉर्ड को बाकी हीरो के साथ हरा रहे थे? वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो उसे उसके बचपन के ड्रीम के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुमने मुझे बताया था कि तुम एक हीरो बनना चाहते हो और डीमन लॉर्ड के साथ लड़ाई करना चाहते हो ताकि तुम सारे हीरोज के साथ मिलकर हमारे विलेज की प्रोटेक्शन कर सको। आना कहती है कि कोई बात नहीं, अब जल्दी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है जिसके बाद तुम अडल्ट बन जाओगे और तुम्हें क्लास मिलेगी। वो मैजिशियन क्लास भी हो सकती है या फिर वो स्वॉर्ड क्लास भी हो सकती है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें किसमें जाना होगा। कियारू कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें रीपे करूंगा। अब जो हमारा कियारू होता है वो जंगल में सेब को तोड़ रहा था, पर तभी एकदम से उसे एक विजन आता है कि जो सेब है वो अचानक से एक डार्क क्रिस्टल में बदल चुका है और जो वो क्रिस्टल है उसके अंदर से आवाज आ रही है, जो सारी स्पिरिट है उसे ऑब्टेन कर लो। और एकदम से हम देखते हैं वो हिप्नोटाइज होकर जंगल के अंदर जाने लग जाता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और वो जंगल के अंदर बहुत घने हिस्से में आता है जहाँ पे एक लेक होती है और एकदम से वो चमकती है, उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलती है जिसका नाम विश स्टार स्पिरिट होता है। वो कहती है हमारे कियारू से कि तुम्हारी क्या विश है और तुम्हें क्या चाहिए। तभी हमारा लड़का कहने लग जाता है कि मुझे द आई साइड ऑफ स्पिरिट चाहिए जो कि सब कुछ देख सकती है। वो कहती है कि तुम्हारी जो इच्छा है मैं जरूर पूरी करूंगी और हमारे कियारू के पास आते हुए उसकी आंख में किस कर देती है। हमारा कियारू था वो स्पिरिट के भी स्टार्स को देख पा रहा था, पर मगर जैसे वो पानी में देखता है उसे कुछ विजन्स आने लग जाते हैं अपने पहले की लाइफ के बारे में, जहाँ पे हम देखते हैं 3-4 हीरोज डीमन लॉर्ड से लड़ रहे होते हैं और जो पहला हीरो था इसका नाम बुलेट होता है जो कि डीमन लॉर्ड के ऊपर अपनी गन से हमला करने लग जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये आदमी है बहुत बेकार आदमी है, तुम्हें कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ पे डीमन लॉर्ड बुलेट के सारे हमले को डॉज कर लेती है और जो नॉर होती है जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, अब वो भी डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करती है अपने फायर स्टाइल मैजिक से। पर मगर डीमन लॉर्ड अपने ऊपर एक शील्ड बना के अपने आप को बचा लेती है। अब जो तीसरी हीरो थी उसका नाम ब्लेड होता है, वो डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर पाती है उससे पहले डीमन लॉर्ड उसके ऊपर अपनी कुछ शैडोज से हमला कर देती है और कहने लग जाती है कि डीमन लॉर्ड की पावर को विटनेस करो। पूरा आसमान डार्कनेस से भर चुका था और सिर्फ एक सिंगल अटैक सारे तीनों हीरोज को ढेर करने के लिए काफी था। पर यहाँ पे एक हीरो अभी भी खड़ा होता है अपनी जगह पर और ये कोई और नहीं हमारा कियारू होता है, जहाँ पे कियारू दूसरों को हील करने की बजाय खुद को हील कर देता है। और जो ब्लेड होती कियारू को गाली देते हुए कह रही थी कि साले हम सबको हील कर, हंस क्या रहा है। पर मगर जो हमारा लड़का होता है हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल सा हीलर हूँ। हमें उसके फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो बताता है कि जब भी मैंने किसी को हील करा उसका पेन, सफरिंग और जो उसका डिप्रेशन था वो मेरे अंदर आता चला गया और मैं उसको झेल नहीं पाया। कई बार मैंने भागने का ट्राई करा पर मगर तुमने पकड़ के मेरे को टॉर्चर करा ताकि मैं अपनी एबिलिटी का बार बार यूज करूँ। और हमें बताया जाता है जो नूर थी उसने उसे ड्रग्स का एडिक्ट बना दिया था ताकि वो अपना काम ठीक से करता रहे और जब वो अपना काम ना करे तो वो उसे इसका लालच दे सके। पर मगर यहाँ पर सारे लोग उसे ठीक से कभी ट्रीट नहीं करते थे, कोई उसका मजाक उड़ाता था या फिर कोई उसकी बॉडी का यूज करता था। तभी कियारू कहते हैं कि तुम जैसे कबाड़ों को मैं हील क्यों करूँ, तुम तो भाड़ में जाओ। कियारू ने यही बताता है कि जो तुम मेरे को ड्रग दे रहे थे मेरे को उससे 1 साल पहले ड्रग के इफेक्ट को खत्म करने की स्किल मिल चुकी थी, अब मैं तुम लोग को दिखाऊंगा डीमन लॉर्ड को कैसे हराते हैं। और हम देखते हैं वो डीमन लॉर्ड की स्पीड से लड़ते बता रहा होता है कि जितने भी लोग को मैंने हील करा या फिर उनको मैंने मरने से बचाया, मैंने सभी की जो एक्सपीरियंस था और बाकी सारी चीजें थी वो मेरे अंदर आ चुकी है और मैं उनके एबिलिटी का भी यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो जंप करता है और डीमन लॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मैं उससे पहले डीमन लॉर्ड रोते हुए कहती है कि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तभी कियारू कहने लग जाता है कि चिंता मत करना, जो ये सारी चीजें ये वापस से होगी। जैसे यहाँ पे हम देखते कियारू डीमन लॉर्ड को मार देता है, वहाँ पे वही स्टोन आ जाता है जो कि सेब की जगह पे आ चुका था। पर पीछे से एकदम से हम देखते जो नूर होती है तालिब जाते हुए कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा करा, हीरो ऑफ रिकवरी, तुम्हारी जो प्रोग्रेस है इसे देख के किंग बहुत ज्यादा खुश होंगी। और गाइस मेरे को माफ करना, दरअसल इस कैरेक्टर का नाम नूर नहीं था, इसका नाम फ्लेयर था, मैं नाम लेने में थोड़ा गड़बड़ कर गया। तो वापस अपनी वीडियो में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा लड़का होता है वो कहता है कि हील कैसे हो गई। तभी फ्लेयर कहने लग जाती कि स्टोन मेरे को वापस कर दो, उसके ऊपर डीमन लॉर्ड ने अपना कर्स कर रखा है जिस वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगी। लेकिन तभी कियारू कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस स्टोन के बारे में जानता नहीं हूँ, इसका नाम है फिलोसोफर स्टोन। फ्लेयर कहती है तुम्हें इसके बारे में पता है तो इसे चुपचाप वापस कर दो। कियारू कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसे दे दूंगा, मुझे पता है कि तुम इसका यूज कैसे करने वाले हो, तुम अपनी पावर को इससे गॉड लेवल तक इंक्रीज कर दोगे और बाकी दुनिया को अपने आगे झुकाने मजबूर कर दोगे। जो फ्लेयर होती है सुनने का तो थोड़ा घबरा जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है, पर मगर हमारा कियारू कहने लग जाता है कि मेरे को इस वर्ल्ड को क्योर करते हुए टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जब मैं तुमसे मिला भी नहीं था। तभी फ्लेयर कहती है अगर तुम टाइम में पीछे गए तो तुम्हारी सारी मेमोरीज होगी वो इरेज हो जाएगी और तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। तभी हमारा लड़का कहता है कि मुझे इससे परवाह नहीं है, मेरे पास वो पेन होगा जो कि तुम सभी लोगों ने मुझे दिया है, बस मिले वही इतना काफी है। जो
सारी मेमोरीज होगी वो पक्का मेरे पास वापस आ जाएगी और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे वो सारी चीजें छीन लूंगा जो तुमने मेरे साथ करा है और मेरे से छीनी है। तभी कियारू डीमन स्टोन का यूज करता है और पूरी अर्थ के टाइम को रिवर्स कर देता है 4 साल पहले। और अब हमें करंट के टाइम को दिखाया जाता है। कियारू के पास वो सारी मेमोरीज आ चुकी होती हैं। वो कहते हैं कि रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे हमें फ्लेयर को दिखाया जाता है जो कि अपने महल पे होती है और उसके हाथ में हीरो का मार्क आ चुका था क्योंकि वो भी अब 18 साल की हो चुकी होती है। यहाँ पर हमारा लड़का भी अपने घर पे था और उसके हाथ में भी हीरो का मार्क आ चुका था। अगले दिन जो हमारा कियारू होता है वो जंगल में जाता है और नार्कोटिक प्लांट्स और मशरूम को खाने लग जाता है ताकि जो ड्रग रिजिस का स्किल उसके पास बाद में आया था वो पहले ही आ जाए। यहाँ पे कुछ टाइम बाद जो फ्लेयर होती है वो कियारू के गाँव में आ चुकी थी हीरो को ढूंढने के लिए जो कि डीमन लॉर्ड से लड़ने में उनकी मदद करेगा और जल्दी ही वो कियारू को ढूंढ लेते हैं। सारे विलेज वाले बहुत ज्यादा हैरान थे कि कियारू को हीरो के लिए सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है दरअसल जो फ्लेयर है वो किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है और उसकी एक और बड़ी बहन है। इससे सब लोग निकल चुके होते हैं किंग से मिलने के लिए। पर मगर जो कियारू होता है वो बहुत ज्यादा काम होता है और सभी के स्टैट को चेक करते हुए कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे हीरो के लिए चुन लिया जाएगा। थोड़ी देर बाद वो सब लोग किंगडम पहुंच चुके होते हैं। सारे लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे। फ्लेयर उससे बताती है कि जो हमारा किंगडम है बहुत ज्यादा पीसफुल जगह है। पर लेकिन कियारू को पता होता है ये बिल्कुल पीसफुल जगह नहीं है। यहाँ के सारे लोग करप्ट हो चुके हैं और जो किंगडम है पहले डेमी ह्यूमंस का हुआ करता पर मगर इन लोगों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, उनकी जगह हड़प ली और उन सभी को अपना स्लेव बना दिया। यहाँ पर हम देखते जो कियारू होता है वो किंग के पास जाता है। उसके स्टैक को चेक करते हुए उसे पता चलता है दरअसल ये जो पर्सन है काफी ज्यादा ताकतवर है और ये एक मॉन्स्टर है। अगर उसे अपना कुछ कदम आगे बढ़ाना है वो तभी बढ़ा सकता है जब किंग यहाँ पर ना हो और जो फर्स्ट प्रिंसेस नोर है वो भी यहाँ पर ना हो क्योंकि वो भी काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर हमारे लड़की की एबिलिटी को चेक करा जाता है और जब उन्हें पता चलता है कि वो रिकवरी में बहुत ज्यादा अच्छा है किंग उसको नाम देते हैं द हीरो ऑफ रिकवरी का। तभी किंग ये भी कहता है कि अब जब तुम्हारे पास हीरो ऑफ रिकवरी का पावर आ चुकी है और तुम किसी को भी रिकवर कर सकते हो तो तुम हमारी एक ताकतवर नाइट को रिकवर करोगे जो कि अपनी एक राइट हैंड को खो चुकी है डीमन लॉर्ड से लड़ते लड़ते। हमारा लड़का भी हाँ कर देता है और कहता है कि मैं जरूर से रिकवर करूंगा और हम देखते हैं कि आराम करने के लिए अपने रूम में आ जाता है। पर मगर वहाँ पे थोड़ी देर बाद एक मेड आती है जो कि साथ करने लग जाती है और जो हमारा लड़का था वो मौका कहाँ छोड़ता वो भी करने लग जाता है और जिसका एक्सपीरियंस था उसे कॉपी करने लग जाता है। ऐसा काफी दिनों तक चलता है जहाँ पे वो हर रोज हर अलग अलग ग्रेड्स के साथ करता और जो उनके एक्सपीरियंस थे उन्हें कॉपी करता। अब वो दिन आ चुका था जहाँ पे उसे उस स्वॉर्ड्समैन के हाथ को रिकवर करना था। हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है उसका नाम कोरिया होता है जहाँ पे हमारा लड़का उसके पास जाता है और उसके हाथ को हील करने लग जाता है। उस लड़की का हाथ ठीक हो जाता है। जो हमारा लड़का होता है उसे इतनी सारी सफरिंग होती है और इतना पेन होता है उसके माइंड में कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जैसी कोरिया उसे टच करने के लिए आगे बढ़ती है पर मगर वहाँ पे पीरियड से रोकते हुए कहते हैं कि ऐसा मत करना, अभी वो थक रखा है, उसे आराम की जरूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं फ्लेयर आती है और कहती है कि सबको अपना हाथ दिखाओ कि तुम्हारा हाथ कैसा हो चुका है। यहाँ पर हम देखते जो कोरिया होती है वो उनकी बात मान जाती है पर मगर जाने से पहले कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, एक दिन मैं तुम्हें जरूर रिपे करूंगी। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं जो फ्लेयर होती है बोलती है कि ऐसा हीलर है, इसने सिर्फ एक बार उसे हील करा और ये बेहोश हो गया है। पर मगर जो प्रीस्ट होता है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो इसकी हीलिंग एबिलिटी है वो गॉड के लेवल की है। आपने देखा नहीं, उसने उसके ना ही कटे हुए जख्मों को हील करा, उसके हाथ को भी उसने रिजनरेट कर दिया। तभी जो फ्रे होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा मानते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर मगर ये बैटलफील्ड में हमारे काम आना चाहिए। इससे ड्रग्स हो या फिर कुछ भी करो, पर मगर इसे तैयार करो हमारे साथ बैटलफील्ड में आने के लिए। जो प्रीस्ट होता है वो कहता है कि ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते जो हमारा लड़का होता है अभी तक बेहोश नहीं हुआ था, वो सारी बातें सुन रहा होता है फ्री की और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि फ्रे तुम अभी भी वैसी ही हो। इसका मतलब ये है कि मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ और मेरे को होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तुम नहीं बचोगी मेरे हाथों। यहाँ पे प्रीस्ट ऑफ फ्लेयर को दिखाया जाता है जो कि हमारे कियारू के बेड के पास होता है। कियारू को होश आता है, वो कहता है कि मेरे करीब मत आना, और वो एक्टिंग करते वैसे दिखा रहा होता है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ अपनी हीलिंग एबिलिटी को यूज करते। वो कहते हैं कि आज के बाद मैं हीलिंग एबिलिटी को यूज नहीं करूंगा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अगर तुमने मेरे से जबरदस्ती करी तो मैं खुद को डिस्ट्रॉय कर दूंगा या फिर मैं खुद की एबिलिटी को यूज कर खुद को ही मार डालूंगा। अभी फ्लेक कियारू के पास जाती है, उसके हाथ को पकड़ के कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जो ये काम कर रहे हो ये बहुत ज्यादा अच्छा काम है। जितने लोगों को तुम बचाओगे वो कहीं आगे जाके 1000 लोगों को बचाएंगे, और जो काम है बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका सारा इनाम और जो इसका सारा पुण्य होगा वो तुम्हें ही मिलेगा। और मगर हमारा कियारू मना कर देता है। जो फ्लेयर होती है स्माइल करते हुए कहती है कि अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो हम तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं करेंगे। और वो प्रीस्ट के साथ निकल चुकी होती है। कियारू अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि पहली बार तो मुझे ऐसा लगा था कि काफी ज्यादा काइंड पर्सन है और ये सबकी देखभाल करती है, पर मगर अब जब मुझे इसके रंग के बारे में पता है इस बार मैं इससे धोखा नहीं खाने वाला। वहाँ पे एक मेड आती है और कहती है जो फ्लेयर सामा है उन्होंने अपने ड्रिंक भिजाई है, और हमारे कियारू को पता होती है कि ड्रिंक आखिरकार है क्या, पर मगर वो खुशी खुशी से पी लेता है और जैसे ही वो ड्रिंक पीता है वो बेहोश हो जाता है। हमारे कियारू को पता होता है कि आगे अब क्या होने वाला है। जहाँ पे हम देखते हैं वो बेसमेंट में होता है और जैसे उसे होश आता है कि सामने एक लियोनार्ड नाम का आदमी होता है। वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है तुमने हमारी प्रिंसेस को कितना हर्ट पहुंचाया है, और कियारू को अभी तक बंदी बना रखा होता है यहाँ पर। जहाँ पे हम देखते हैं लियोनार्ड उससे मारने लग जाता है और कियारू उसके हर एक पंच को काउंट कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मेरे को उधार रखना पसंद नहीं है, जो ये सारे पंच है मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। तभी जो प्रीस्ट होता है लियोनार्ड को रोकते हुए कहता है कि इसके ऊपर इतना ज्यादा सख्ती मत बताओ, तो मेरा सब्जेक्ट है वो खराब हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा कियारू
होता है उसके अब मुंह के अंदर ड्रग्स डाल जाता है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है। यहाँ पे क्यारू के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, यहाँ तक कि कई बार तो उसके ऊपर रेप करने का भी ट्राई किया जाता है, चाहे वो फीमेल हो या फिर वो मेल हो। क्यारू अपने मन में कह रहा होता है कितने लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं आजकल, इन सब की शक्ल मेरे को याद हो चुकी है, पर मगर जब एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं बताऊंगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि काफी महीनों बाद जो फ्लेयर होती है क्यारू से मिलने के लिए आते हो। क्यारू जमीन में लुढ़कता लुढ़कता कह रहा होता है कि मुझे चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए। तभी जो फ्लेयर होती है उसे मारने लग जाती है और मारते मारते उसको फिर देती है ड्रग्स को पीने के लिए और कहती है कि तुम्हारी हालत तो कुत्ते से ही बदतर हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वो उसकी मेन जगह पे भी लात मारती है। क्यारू तो बस अपने मन में कह रहा होता है Oh my God! यहाँ पर हमें कुछ दिनों बाद के सीन को दिखाया जाता है। जो हमारा क्यारू होता है वो लोगों को हील कर रहा होता है, जो उनकी एबिलिटी थी वो कॉपी करने लग जाता है। एक पर्सन की एबिलिटी ये होती है कि वो गोल्ड बना सकता है अपने हाथों से ही, और क्यारू उसकी एबिलिटी को कॉपी कर लेता है और वो अपने मन में कहता है अगर मेरे पास ड्रग्स रेजिस्ट की स्किल नहीं होती तो मैं यहाँ पे तो पागल हो जाता फिर से पहले की तरह। यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है जो फ्लेयर होती है फिर से क्यारू से मिलने आ रखी होती है और एकदम से जो क्यारू होता है उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, पर मैं तभी वो उसके सर पे पानी की बोतल फोड़ देती है। क्यारू के सर से खून निकलता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में फ्लेयर को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि तुम मेरी टारगेट हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फ्लेयर इस बात को महसूस कर लेती है पर मगर इस बात में वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी के साथ देखते ही देखते 6-7 महीने बीत जाते हैं और जो हमारा क्यारू होता है उसे गार्ड्स की बातों से पता चल जाता है कि जो किंग है वो सामने वाले नेशन में जा रखा है कुछ बातचीत करने के लिए और अब उसे मौका मिल चुका होता है अपना बदला वापस लेने का। अब जो क्यारू होता है अपनी जंजीरों को तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि इसकी छानबीन चल रही होती है पूरे महल में, क्योंकि उसने कुछ गार्ड्स को बेहोश करा और वो निकल चुका था। मेरे को भी चिंता हो रही होती आखिरकार वो क्या करेगा, पर मगर जो रेनॉल्ड होता है थोड़ी देर बाद हमारे लड़के को पकड़ के लेके आ जाता है, कहता है कि मैंने इसे पकड़ लिया माय लेडी, और आप चिंता मत कीजिए माय लेडी, मैंने इसे टॉर्चर भी करा जिस वजह से अब ये कुछ नहीं बोल पाएगा। और एकदम से हम देखते हैं जो हमारा क्यारू कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर मगर रेनॉल्ड उसके मुंह को पकड़ता है और जमीन में पटक देता है, जहाँ पे फ्रे बहुत ज्यादा खुश हो रखी थी रेनॉल्ड के काम से। लेकिन तभी जो रेनॉल्ड होता है वो कहते हैं कि माय लेडी जब मैंने इसे पकड़े से एक टॉप सीक्रेट बात कही थी जो कि मेरे को आपको बतानी है। तभी जो फ्रे होते कुछ सोचते हो, कहते हैं कि थोड़ी देर बाद मेरे रूम में आ जाना मुझे बताने के लिए। अब हम देखते जब रेनॉल्ड उसके रूम में आया होता है तो फ्लेयर उससे पूछती है क्या बात थी, पर मगर एकदम से रेनॉल्ड मूव करता है और जो उसके दोनों बॉडीगार्ड्स होते हैं उनका सर काट देता है। फ्लेयर अपना मैजिक यूज कर पाती उससे पहले रेनॉल्ड उसके फेस को पकड़ लेता है और अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है, जहाँ पे प्रिंसेस पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन। जो रेनॉल्ड होता है अपना चेहरा बदल लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं हमारा क्यारू होता है और वो अपने आप को अलग अलग गाली देते हुए बुलाता है कि मैं ये हूँ, क्योंकि जो फ्लेयर उसे गाली देते हुए बुलाती थी वो सारी गालियां देके उसे बताता है कि मैं कौन हूँ। फ्लेयर कहती है पर मैं यहाँ पे तुम्हें रोनाल्ड लेके आया था तो ये कैसे हो गया। तभी हमारा लड़का बताता है दरअसल जो रोनाल्ड था उसने मेरे को 28 हिट्स दिए थे जो कि मैं उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करके आया हूँ और मैंने उसकी बॉडी ले ली। हमारा लड़का कहता है कि अब जो बाकी चीजें तुमने मेरे साथ करी है मैं वो तुम्हें लौटाने वाला हूँ। एकदम से तो फ्लेयर होती है अपनी वापस से इनोसेंट साइड में आ जाती है और कहने लग जाती है जो वो ड्रग्स मैंने तुम्हें दिया था मैंने इसलिए दिया था ताकि तुम्हें कोई पेन ना हो अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करते हुए। हमारा लड़का कहने लग जाती है कि हाँ मुझे पता है तुमने वो सब मेरी भलाई के लिए किया था, जैसे कि मेरे को भीख मंगवाना, मेरे कमर और मेरी हाथों में लात मारना और मेरी बॉल और मेरे हथियार फोड़ना, ये सब तो तुम्हारा काम था ना। और यही नहीं तुमने मेरी खातिरदारी के लिए कितने सारे लड़के भेजे थे वो भी हर रोज, और उसके बाद तुमने लड़कियां भी भेजी, ये सारा तो तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है। फ्लेयर कहती है क्या तुम्हें वो सारी चीजें याद है। हमारा लड़का कहते हैं कि हाँ मैं भूला ही कब था, इसलिए तो मैं वापस आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी जो वो खातिरदार तुमने मुझे दी थी वो तुम्हें लौटा सकूं। फिर बहुत ज्यादा डरी होती है। हमारा लड़का कहते हैं कि चलो ठीक है हम एक गेम खेलते हैं, अगर तुम इसमें जीत गई तो मैं तुम्हारे ऊपर रिवेंज नहीं लूंगा, और वो उसकी उंगली पकड़ के तोड़ देता है। जो फ्लेयर होती है बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है। हमारा लड़का कहता है कि गेम यही है, मैं तुम्हारी सारी उंगलियां तोड़ूंगा, अगर एक भी उंगली जब टूटी तुम नहीं चिल्लाओगी जो मेरा रिवेंज है यहीं पे खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो फ्लेयर होती है डर के मारे हाँ बोलती है और धीरे धीरे करके हमारा क्यारू उसकी सारी उंगलियां तोड़ता चला जाता है। और जो फ्लेयर होती है वो बिल्कुल नहीं चिल्ला रही होती है और एक लास्ट उंगलियां बच रखी होती है फ्लेयर की, वो अपने मन ही मन हंस रही होती है और कहती है कि बस ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हमारा लड़का उसकी शकल पे देख के समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है। वो कहता है तुम तो कुछ ज्यादा टफ हो, तो मेरे को लगता है कि मेरे को वापस से शुरू करना चाहिए, और वो उसकी सारी उंगली को वापस हील करता है और उसकी पहली उंगली जब तोड़ता है वो फिर से चिल्लाने लग जाती है। तभी जो क्यारू होता है वो कहते हैं तुम तो हार गई, अगर तुम थोड़ा सा और झेल लेती तो तुम ये खेल जीत जाती। पर तभी हम देखते हैं कि वो उसके कपड़े फाड़ देता है और उसके पैर को पैरालाइज करके उसे बेड में फेंक देता है और कहता है कि चलो जो तुमने मेरे साथ अभी तक करती आ रही थी लड़कों और लड़कियों के साथ, अब मैं वो तुम्हारे साथ करता हूँ। पर मैं वो मना करते हुए कहती कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं करने वाली, तुम एक कॉमनर हो, तुम तो एक रॉयल भी नहीं हो। और हम देखते हैं कि वो घसीट घसीट के अपने आप को लेके जा रही होती है, जहाँ पे हमारी लड़की को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अभी जो हमारा क्यारू होता है वो कहते हैं चलो एक गेम खेलते हैं, और हम देखते हैं वो हीलिंग एबिलिटी से जो उसका खुद का होता है उसे बड़ा कर देता है। एक जलते हुए अंगारों के बीच में सरिये को बाहर निकालता है, कहता है तुम्हारे पास 10 सेकंड है, मुझे ये बताओ कि तुम मेरा रॉड लोगी या फिर ये जलता हुआ रॉड। अगर टाइम खत्म होने से पहले तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें दोनों रॉड दे दूंगा। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। और गिनती शुरू हो जाती है 10, 9, 8,
7। एकदम से जो फ्लेयर होती है डरते हुए कहती कि नहीं नहीं, मुझे बस तुम्हारा रॉड चाहिए, मुझे तुम्हारा रॉड बहुत ज्यादा पसंद है। पर मगर जो उसका जवाब होता है सुन के हमारा क्यारो खुश नहीं होता। वो कहता है कि मेरे से भीख मांगो, और वो बिना कुछ सोच समझे उससे भीख मांगते हुए कहती है कि मालिक मुझे आपका रॉड चाहिए। और गाइज अगर आपको ये सीन देखना है तो आपको ये वाला एपिसोड देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करी है, वरना तो मेरे यूट्यूब के ऐसी तैसी हो जाएगी। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा क्यारू होता है वो फ्रे के साथ काफी लंबा एक राउंड खेलता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है वो उसके फेस को शीशे में दिखाते हुए कहता है कि कितना सुंदर फेस है ना, मैं तुम्हारा फेस बदल दूंगा और जो तुम्हारी मेमोरीज है उसे भी इरेज कर दूंगा। फ्लेयर क्यारू से भीख मांगते हुए कहती कि ऐसा मत करना, पर मगर वो उसकी कहाँ सुनने वाला था और वो उसके फेस को बदल देता है और अपनी आइकॉनिक हंसी हंसता है, काफी खतरनाक वाली। यहाँ पर हम देखते हैं कि महल में आग रख रखी होती है और सुबह के सीन को हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बात कर रहे होते हैं। जो फ्लेयर है वो आग में जल के मारी जा चुकी है। तभी जो हमारा लड़का होता है वो एक घर के अंदर होता है, बता रहा होता है कि मैंने गार्ड की बॉडी को फ्लेयर की बॉडी में कन्वर्ट कर दिया था, उसे जला के मैंने ऐसा सिनेरियो दिखाया है कि फ्लेयर मारी जा चुकी है। तभी जो हमारा लड़का होता है वो कहने लग जाता है कि फ्लेयर से मैंने तो अपना बदला ले लिया है, पर मगर अभी 2 पर्सन और बाकी हैं। पहला तो बुलेट है और दूसरी है ब्लेड। दोनों ने मेरे को खास ट्रीट नहीं करा है, पर मगर इससे बड़ी बात यह है कि मेरे को डीमन लॉर्ड से मिलना है जल्दी ही जल्दी। मुझे ये भी जानना है कि उसने आखिर टाइम मुझे ये क्यों कहा था कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। पर तभी हम देखते एकदम से फ्लेयर जाग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ। जो क्यारू होता है उसके पास जाता है, काफी मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा नाम फ्रिया है और तुम्हें काफी ज्यादा तेज बुखार था। मेरे को लगता है कि तुम्हारी मेमोरीज ठीक से काम नहीं कर रही है, और हम देखते हैं कि उसकी मेमोरीज को मैनिपुलेट कर देता है और कहने लग जाता है कि हम दोनों एक लवर है, क्या तुम मेरे बारे में याद नहीं है। तभी हम देखते हैं जो फ्रिया होती है वो कहती है कि पता नहीं, पर लेकिन एकदम से हमारा लड़का कहता है जब हम दोनों बेड में एक साथ खेला करते थे तुम्हें पता है ना तुम्हें कितना मजा आता था, तुम मेरे से हमेशा भीख मांगे करती थी कि मेरे साथ करो। मुझे लगता है कि हम लोग को आपस में करना चाहिए, क्या पता तुम्हारी जो मेमोरीज है वो वापस आ जाएं। और हम देखते हैं कि उनके बीच में T20 चलता है और काफी देर तक चलने के बाद हम देखते हैं जो फ्लेयर होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता मेरी मेमोरीज वापस आई है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे काफी क्लोज इंसान हो। तभी हम देखते हैं जो फ्लेयर होती है उसका नाम पूछती है, हमारा लड़का कहते हैं कि मेरा नाम क्यारुगा है, और हम देखते एकदम से जो फ्लेयर होती है हक करते हुए कहती है कि तुम मेरे लवर हो, मेरे को इतना ही काफी है। हमारा लड़का कहता है कि मेरा फिर से जन्म हुआ है, अब मैं अपना रिवेंज फिर से लूंगा सबसे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो हमारा लड़का होता है बता रहा होता है कि मैं जो फ्रे है उसकी ज्वेलरी और बाकी गहनों को बेचकर यहाँ से निकल रहा हूँ मेरी पर्सनल सेफ्टी के लिए। पर मगर तभी हमें दिखाया जाता है जब वो निकल रहा होता है शहर से, उसे दीवार में बहुत सारे वांटेड पेपर लगे हुए दिखाई देते हैं जहाँ पर पोस्टर रोनाल्ड के होते हैं। दरअसल वो रोनाल्ड को ढूंढना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि रोनाल्ड ने ही राजकुमारी को मारा है, पर मगर उन्हें क्या पता कि रोनाल्ड की बॉडी में हमारा क्यारू है, बस उसने अपना फेस बदल दिया है। पर मगर क्यारू और हमारी फ्रे ये सुनती है कि जो नॉर्न है वो वापस आ रही है अपनी पढ़ाई को छोड़ के, क्योंकि उसकी बहन गायब हो चुकी है। नॉर्न का नाम सुनने के बाद जो हमारा का होता है बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है, क्योंकि उसको उसकी पावर के बारे में पता है, और वही एक लड़की है जो जानती है जो हमारा लड़का उसके पास ड्रग रेसिस्ट की एबिलिटी है। इसलिए जो हमारी फ्रे होती है उसे ये नहीं पता होता कि नॉर्न है कौन, क्योंकि उसकी याददाश्त मिट चुकी है। पर मगर उसका नाम सुनने के बाद वो कांपने लग जाती है और उससे पता नहीं होता कि उसकी बॉडी कांप क्यों रही है। पर मगर हमारा लड़का कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ जो नॉर्न है इस लाइफ में मेरे साथ इनकाउंटर बिल्कुल ना करे। तभी जो हमारा लड़का होता है वो बिल्कुल देरी नहीं करता और शहर से निकल जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो फ्रे, बुलेट और ब्लेड होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी जा रही थी। यहीं पे जो हमारा लड़का होता है वो अभी भी ड्रग्स की डिमांड कर रहा था। इसे देखने के बाद जो फ्रे होती है हमारे लड़के को गालियां दे रही थी, पर मगर जो बुलेट होता है वो हमारे लड़के की साइड लेता है, लेकिन आपको आगे पता चलेगा वो ऐसा कर क्यों रहा था। हमें रात के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फ्रे के टेंट के अंदर, जहाँ पे वो अपने क्यारू को ड्रग्स दे रही होती है पर मगर अपनी बॉडी में लगाकर, और जो हमारा लड़का होता है उसे चाट रहा होता है, और वो ऐसा पार्ट है मैं उसे बता नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और उसकी बॉल्स को फोड़ती जाती है बार बार। वो दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, और मगर फ्लेयर का मन कहाँ भरा था। वो हमारे लड़की के ऊपर ड्रग्स गिराती है और कहती है कि अब चाटो, और वो उससे उसी का हथियार चटवाने लग जाती है और काफी देर उसके मजे लेने के बाद कहती है कि निकलो यहाँ से। जैसे हमारा लड़का टेंट से बाहर जाता है उसे ब्लेड देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये फ्लेयर के कमरे से बाहर आ रहा है। दरअसल जो ब्लेड होती है फ्लेयर की कुछ ज्यादा बड़ी फैन होती है, या फिर ये कह लो कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। वैसे वो क्यारू को एक बैट से बहुत देर तक मारती रहती है और कहती है कि तुम एक गधे हो, ऐसा कुत्ता जो कि अपने मालिक का ही चाटता रहता है। और हम देखते हैं कि उसे पता होता है जो क्यारू है उसने फ्रे को टच करा और उसे चाटा, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे किस करने लग जाती है क्योंकि उसने फ्रे को जो चाट रखा था, और वो खुद की बॉडी नीड्स को शांत करवाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसे अब छोड़ देती है। हमारा लड़का खड़ा होता है ठीक से टेंट में जाता है और हम देखते हैं कि जो उसका बेड होता है वो फूलों से भर रखा था, और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बुलेट आ जाता है, जहाँ पे वो हमारे लड़के के साथ अब समझ जाओ क्या ही करता होगा, इतना तो तुम भी समझदार हो। एक तरफ हम देखते हैं वो उसे प्यार कर रहा होता है, दूसरी तरफ उसका गला दबाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, और वो कहने लग जाता है कि मर जाओ तुम्हें इससे शांति मिलेगी। और जाने से पहले वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एकदम से हम देखते हैं हमारी लड़की की नींद खुल जाती है और वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा था। अभी जब फ्लेयर होती है उससे पूछती क्या तुम ठीक हो, तुम सपने में चिल्ला रहे थे बहुत ज्यादा। फ्लेयर को अपने सामने देखने के बाद वो अपने गुस्से कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे पटकता है और एक नया मैच खेलने लग जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जब अपने मुंह धो रहा था वो कहता है कि जो मेरी पुरानी मेमोरीज है वो अभी मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट करती है और मेरा उससे काफी ज्यादा दिमाग खराब होता
होता है। वो अपने सामने कुछ पेड़ों को देखता है और कहते कि बुलेट और ब्लेड तुम दोनों ने मेरे को कम टॉर्चर नहीं करा है, इसका मतलब अब ये है कि अगली बारी तुम दोनों की ही है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों के सफर के बाद वो लोग नारानीटा में पहुंच जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्रीडम वाली सिटी है। यहाँ पर कोई किंग नहीं होता, पर मगर जो ये सिटी है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं और ये बहुत ज्यादा डार्क सिटी है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो रोड के किनारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अब वो लोग एक होटल में खाना खा रहे होते हैं। जैसे हम देखते कि यार वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है और पहला घूंट लेता है पानी का। वो समझ जाता है कि पानी के अंदर जहर है। वो कहता है फ्रे पानी को मत पीना। फ्रे कहती कि पर मगर क्यों? वो बताते कि पानी के अंदर जहर है। फ्रे कहती है इसका मतलब खाने में भी जहर है क्या? वो कहते हैं कि नहीं, खाना तो सही है पर मगर यहाँ का पानी ठीक नहीं है। मेरे को पता है कि इसका कारण क्या है। दरअसल जो टाउन का वाटर सोर्स है वहाँ पे मॉन्स्टर की वजह से पॉइजन हो चुका है। तभी के यार यही बताते हैं कि जो पानी को अगर हम थोड़ा बॉइल करेंगे तो पॉइजन खत्म हो जाएगा। पर मगर ये डिपेंड करता है पॉइजन के क्वांटिटी के ऊपर। अगर लोग ऐसे ही यहाँ पे खाना पानी पीते रहे तो वो लोग जरूर मारे जाएंगे। मुझे नहीं लगता इनके पास 2 महीने से भी ज्यादा टाइम होगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब पॉइजन हो जाएंगे। ये सुनने के बाद फ्रे डर चुकी होती है। एकदम से जो क्यारू होता है वो काफी खतरनाक स्माइल हंसने लग जाता है। फ्रे कहती है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस जो यहाँ पे सारे लोग हैं उनकी जान बचाने की कोशिश करूंगा अब। और हम देखते हैं कि वो सारा पानी को पी लेता है। फ्रे डर चुकी होती है। वो कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? वो बताते हैं कि दरअसल जो मेरी बॉडी है उसके अंदर एंटीबायोटिक बनाने की क्षमता है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी बॉडी है उसके अंदर हम एंटीडोट बना सकते हैं मेरे खून की मदद से। और हम देखते हैं कि वो अपना ब्लड को थोड़ा सा डालता है जहाँ पे एंटीबायोटिक बन चुका होता है और वो शहर में अब घूम रहे थे। पर मैं तभी फ्रे पूछते क्या तुम अभी एक हीरो बनना चाहती हो? वो कहता है कि नहीं, मैं हीरो नहीं बनना चाहता, बस मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी नजर एक मर्चेंट पे जाती है जो कि उसके लिए एक अच्छा टारगेट रहेगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो कियारो होता है उस मर्चेंट के साथ एक होटल के अंदर बात कर रहा होता है। कियारो बताता है कि मेरे पास यहाँ पे जो बीमारी चल रही है उसका एंटीडोट है, पर मगर उस मर्चेंट को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता। कियारो कहता है कि मुझे पता है जो तुम्हारे सिम्टम्स चल रहे हैं वो क्या है। तुम्हें खांसी आती है, रात को तुम्हारे गलों में दर्द होता है बहुत ज्यादा और तुम्हारे चेस्ट में भी। मर्चेंट कहता है कि वाह तुम्हें पता है। पर तभी हम देखते हैं वो कहता है पर मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता। हमारा लड़का कहता है कि जो मैंने तुम्हें एंटीबायोटिक दिया है तुम इसे अपने असिस्टेंट को पिला सकते हो अगर तुम्हें यकीन ना हो। हम देखते हैं जो मर्चेंट होता है अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसे पियो। वो काफी ज्यादा झिझकने के बाद उसे पीता है, पर मगर जैसे वो उसे पीता है उसे काफी ज्यादा रिलीफ महसूस होता है। उसकी ये बात सुनने के बाद मर्चेंट भी अपनी बॉडी पे से ट्राई करता है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। हमारा कियारो होता है अब उसे नेगोशिएशन करने लग जाता है, पर मगर हम देखते हैं मर्चेंट कहता है कि मैं तुमसे इसकी पूरी रेसिपी खरीदना चाहता हूँ। पर मगर हमारा लड़का उसे मना करते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो ये रेसिपी है जनरेशन टू जनरेशन हमारी फैमिली में पास डाउन होती जा रही है, इसकी रेसिपी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर मगर मैं तुम्हें इसकी कुछ बोटल्स भेज सकता हूँ। जो मर्चेंट होता है इसके लिए मान जाता है, जहाँ पे हमारा लड़का उसे 28 बॉटल्स भेज देता है, जहाँ पे उसे हर एक बॉटल के एक गोल्ड कॉइन मिल जाता है। और वो कहता है कि मेरे को इस बॉटल में जो शेयर मिलेगा तुम्हें उसमें से 50% भी चाहिए। मर्चेंट उसके लिए मान जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में हमारे साथ काम करो। हमारा लड़का कहता है कि ठीक है, पर मगर अगर तुमने मेरे को धोखा देने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें एक बार पहले ही बता दूं, मैं तुमसे कॉन्टैक्ट तोड़ के किसी और को बॉटल बेचना शुरू कर दूंगा। और अब वो वहाँ से निकल चुका होता है। जहाँ पे हम दिखते जाते हैं फिर ये बता रही होती है अगर तुम चाहते तो तुम इसे खुद बेच सकते थे, पर मगर तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, हमें काफी अच्छा प्रॉफिट होता उससे। हमारा लड़का कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, पर मगर हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, जब हमें पैसा मिल रहा है तो ऊपर से अगर एक रियल मर्चेंट इस काम को करे तो वही बेहतर होगा। और दूसरी बात ये है अगर लोगों को पता चला कि हम ऐसी दवाई बेच रहे हैं वो हमारा पीछा करने लग जाएंगे उनको भी लेने के लिए, जिससे हम मुश्किल में आ सकते हैं। तो हमें जितनी मुश्किल हो उतनी टालनी चाहिए। क्यारू कहता है कि मेरे को एक स्लेव खरीदना है, पर मगर हम देखते फ्रे कहने लग जाती तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी की फ्रीडम को हम नहीं ले सकते। तो हमारा लड़का होता है उसके फेस में देखते हुए अपने मन में कहता है कि अभी कौन रहा है ये बातें। जो हमारा लड़का होता है उसे बता रहा होता है कि हम जल्दी एक एडवेंचर में निकलने वाले, जैसे कि तुम्हें पता है, जिस वजह से हम एक एडवेंचर को तो ले सकते हैं पर मगर वो काम नहीं करेगा जिसे हम बोलेंगे, बस वो अपनी मर्जी का काम करेगा। और एक जो स्लेव होगा वो हमारी सारी बातें मानेगा। फ्रे भी इसके लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे वो जो आदमी होता है वो जगह का ओनर वो कहते हैं कि जो ये जगह है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो आपको क्या लगता है? हमारी लड़की को उसका मुंह बंद करना आता था, जहाँ पे उसके हाथ में पैसों का भरा हुआ बैग रख देता है, जहाँ पे वो लड़का अब उससे अच्छे से बात कर रहा था और कहता है कि आपको किस तरीके का स्लेव चाहिए। क्या उसे बताता है कि मुझे कॉम्पैक्ट स्लेव चाहिए जो कि लड़ाई कर सके, जहाँ पे वो आदमी उसे लेके जाने लग जाता है अंडरग्राउंड टनल के अंदर, जहाँ पे यारो बहुत सारे स्लेव को देखता है अपनी स्पीड आई की वजह से, पर मगर उसे कोई सही पसंद नहीं आ रहा होता। पर मगर हम देखते हैं आखिरी में कुछ इंजर्ड स्लेव बचते हैं जो कि जल्दी ही मरने वाले होते हैं। ओनर कहते हैं इन्हें देखने का कोई फायदा नहीं है, पर मगर हमारे लड़का कहते हैं कि नहीं मुझे उन्हें देखना है। जब वो आगे बढ़ते हैं उन्हें बहुत सारे डेमी ह्यूमन दिखाई देते हैं जो कि जल्दी ही मरने वाले होते हैं पॉइजन की वजह से। लेकिन हमारे लड़के को तभी एक आइसफुल क्लैन की मेंबर दिखाई देती है जो कि एक वुल्फ होती है, जहाँ पे जो वो ट्रेडर होता है बताने लग जाता है कि जो ये इसका लड़की का लेवल है ये मैक्स हो चुका है, पर मगर ये इससे आगे नहीं बढ़ सकती और वैसे भी काफी ज्यादा कमजोर है। एकदम से हम देखते जो वो लड़की होती है उनके ऊपर अटैक कर देती है, पर मगर उसकी कॉलर की वजह से वो ज्यादा आगे तक नहीं आ पाती और जो वो ट्रेडर होता है उसके ऊपर मैजिक करके उसे शांत कर देता है। हमारा लड़का उस लड़की की आंखों में देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है वो रिवेंज की भूख, तो चलो मैं तुम्हें खरीदने वाला हूँ और तुम्हारा जो रिवेंज है उसे लेने में मैं तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करूंगा। मुझे पता है कि तुम ह्यूमंस के ऊपर भरोसा नहीं करती, पर मगर एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखना, तुम उन लोगों को मारना चाहती जिन्होंने तुम्हारी फैमिली खत्म करी। मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद जो वो लड़की होती है वो बेहोश हो जाती है, पर तभी वो ट्रेडर कहता है कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पहले, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे रिफंड अलाउ नहीं है। लेकिन जो कियारू था उसकी बात सुनी नहीं रहा होता और कहते कि मेरे को
ये लड़की चाहिए। उसे अपनी गोद में उठाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है जो ये लड़की है बिल्कुल मेरी तरह है, इसने वो सब सहा है जो मैंने सहा है। क्यारू कहता है जो ये लड़की है काफी ज्यादा अंधेरे में जाती जा रही है, पर मगर जब वो उस लड़के को मारेगी जिसने इसके फैमिली के साथ ऐसा सब कुछ करा है, तब जो उसका चेहरा होगा वो देखने लायक होगा और मैं इसके चेहरे को देखना चाहता हूँ उस टाइम। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो रॉयल कैपिटल का प्रीस्ट होता है वो हमारे क्यारू जो की दरअसल लियोनार्ड होता है। अब जो प्रीस्ट होता है उसकी स्टैट को चेक करता है, उससे पता चलता है कि ये द रॉयल कैपिटल का रॉयल गार्ड लियोनार्ड है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा लड़का होता है उस आइस वुल्फ गर्ल को खरीद लिया होता है, जहाँ पर उसका ओनर कह रहा होता है अभी भी तुम मुझे इसे वापस कर सकते हो, मैं इसके बदले तुम्हें दूसरी लड़की दे दूंगा, पर मगर वो मना करके उसे अपने घर पे लेके आया जाता है। जहाँ पे फ्रे होती है वो कहने लग जाती है कि आपने इसके कॉलर को उतार दिया, कहीं ये भाग गई तो और इसने आपकी बात नहीं मानी तो। क्यारू कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बिना कॉलर के भी ये मेरी हर एक बात को मानने वाली है। जहाँ पर हम देखते हैं वो उसे हील करने लग जाता है और हील करते करते हमारे क्यारू के पास की हर एक मेमोरी आ जाती है। जब वो छोटी थी वो अपने क्लैन के मेंबर के साथ ताकतवर होने के लिए ट्रेनिंग करा करती थी और इस लड़की का नाम सेत्सुना होता है। जहाँ पर वो एक दिन रात को पहरा दे रहे होते तभी उन्हें कुछ नाइट्स अपने कबीले की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर एकदम से सेत्सुना कुछ नहीं सोचती और उनके ऊपर हमला कर देती है। पर मगर जो ह्यूमन गार्ड से वो इतने कमजोर नहीं होते, जहाँ पे वो चुटकी में सेत्सुना और उसके पूरी प्लान को तबाह करके रख देते हैं, जहाँ पे लड़की के साथ वो गलत व्यवहार करते हैं और बहुत सारे लड़कों को जान से मार देते हैं। और जो उनका लीडर होता है वो सेत्सुना को पकड़ता है, कहते हैं कि इसे तो हम बेच देंगे। और जो क्यारू होता है ये सारी बातें हम देखते हैं फ्लेयर को बता रहा था और कहते हैं कि इसका नाम सेत्सुना है। वो बताते हैं कि कैसे इसके विलेज में कब्जा कर दिया गया और इसकी पूरी परिवार को मार दिया गया। और वो अपने मन में हमें यही बताते जब वो लियोनार्ड की बेटी को ले रहा था तब उसकी मेमोरीज में उसने देखा था कि बहुत सारे उसके गार्ड्स ने डेम ह्यूमंस को मारा है। भी अपने मन में ये भी कहता है कि एक प्रिंसेस जो कि अपने गार्ड्स को मारे कितना ज्यादा मजा आएगा देखने में, और वो अपने मन के अंदर फिर से भयानक से हंसी हंसने लग जाता है। फिर एकदम से हम देखते हैं जो हमारा लड़का होता है उसी पोशन को निकालता है जो कि उसके खून से बन रखा होता है और वो उसे खुद ही पीता है और सेत्सुना को किस करके पिला देता है। फ्रे को इससे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। जो क्यारू होता है उसी मर्चेंट के पास आता है और कहता है कि मेरे को और पोर्शंस को बेचना है। जो वो मर्चेंट होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करने का तैयार हूँ। हमारे क्यारू को तो लगा था जो ट्रेड है इतनी आसान से नहीं होने वाली, वो आदमी काफी सारे आदमी को लेके आएगा उन्हें मारने के लिए, पर मगर इस बार तो उसने काफी आसानी से ये सब कुछ बेच दिया। तभी हम देखते हैं जो हमारी लड़की होती कहने लग जाती है कि अगर हमें अब अपनी बाकी की लाइफ जीनी है तो इतने पैसों में तो हम आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं। हमारा लड़का कहता है कि नहीं, अगर हमें दुनिया बचानी है तो हमें इतने से पैसे से काम नहीं चलने वाला। वो कहता है अभी तो मैं मैजिक की बहुत सारी चीजें खरीदी, एक मैजिक रोप और एक मैजिक स्वॉर्ड, और ऊपर से तुम्हें तो पता ही है हमें जल्दी एक जर्नी पे भी निकलना है। जब वो वापस अपने रूम में आते हैं वो देखते हैं सेत्सुना है, उस अभी भी होश नहीं आया होता। क्यारू कहते हैं कि चिंता मत करो, वो फिर से पोशन को पीता है, उसे पिलाने लग जाता है किस करते हुए। एकदम से सेत्सुना को होश आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो हमारी लड़की को दूर करते उसके गाल पे चाट लगाते और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की। पर मैं क्यारू कुछ बोल पाता उससे पहले सेत्सुना उसके साइड लेने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मारने की, तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करा, उन्होंने तुम्हें खरीदा, तुम्हें हील करा, तुम्हारी जो चोट थी उसमें मरम पट्टी करी। सेत्सुना को यकीन नहीं हो रहा होता कि एक ह्यूमन ने उसके लिए इतना कुछ करा। एकदम से हमारी जो लड़की होती है वो बहुत से इमोशनल होकर उससे सब कुछ बताती है, जहाँ पे सेत्सुना को यकीन हो जाता है और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं उस टाइम तुम मेरे कुछ ज्यादा क्लोज थे, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जो हमारा लड़का होता है उसके लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हारे बिना परमिशन के मुझे टच नहीं करना चाहिए था। और मैं कहता अभी हम देखते हैं हमारे लड़का कहता है कि फ्रे जाके डिनर लेके आ जाओ। फ्रे भी इसके लिए मान जाती है और चली जाती है। जो हमारी सेतना होती है हमारी लड़की को मनी मन कह रही होती है मुझे हील करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मगर अब मेरे को ऐसे जाना होगा। एकदम से हम देखते हैं अपने हाथ में अपने क्लॉज लेके आती है आइस वाले और हमारी लड़की के ऊपर हमला कर देती है, पर मगर हमारी लड़की को पता था कि वो ऐसे ही कुछ करेगी, जहाँ पे वो उसे पकड़ के एक लॉक में डाल देता है और जो उसके हाथ के क्लोज थे आइस वाले वो टूट जाते हैं। तभी जो हमारा लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला तुम कितनी बेवकूफ हो कि मैंने तुम्हारा जो स्लेव कॉलर है वो इसलिए हटाया क्योंकि मैं तुमसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं जो चाहे तुमसे वो करवा सकता हूँ। इतना कहने लग जाती आखिरकार तुम हो कौन। तभी क्यारू कहता है कि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और वो उसके आइस वुल्फ क्लैन के बारे में बात करते हुए बताता है कि जो तुम्हारा क्लैन है अभी तक सेफ है, पर मैं कुछ दिनों बाद तक वो सेफ रहेगा इसके बारे में मुझे नहीं पता। अभी जो सेतना होती है अपनी ताकत को लगाने लग जाती है, लेकिन जो हमारा लड़का होता है छोड़ते हुए कहता है तुम मेल जैसी एक आर्कमिस्ट से पकड़ी गई, पर मगर अगर तुम वहाँ पे जाओगी तुम वहाँ पे करी क्या लोगी, और ये सुनने का वो रोने लग जाती है। जहाँ पे हमारा लड़का उसे बताता है तुम ये देख रही हो जो ये कप है ये तुम्हारी तरह है और जो पावर है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ की तरह है, और हम देखते पानी ओवरफ्लो के नीचे गिरने लग जाता है। वो बताता है जो तुम्हारी बॉडी है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को काबू नहीं कर पाती क्योंकि तुम्हारा जो लेवल है वो मैक्स हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो तुम्हारा लेवल है मैं उसे और आगे लेके जा सकता हूँ क्योंकि मैं एक हीरो हूँ और मेरी एबिलिटी सेंड स्वॉर्ड की है, जहाँ पे मैं तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। पर मगर इसके लिए तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे ट्रू नेम की जरूरत पड़ेगी, और हमें पता चलता है ट्रू नेम होता क्या है। ट्रू नेम वो होता है जो कि डेमी ह्यूमंस के सोल पे लिखा जाता है, पर मगर अगर किसी को उनके ट्रू नेम के बारे में पता चल गया तो वो उन्हें वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि वो करना चाहे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सेठना होती है उसे नाम बताने से मना कर दी थी, पर मैं कहती है कि पहले अगर तुमने मेरे विलेज को बचा लिया तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। यहाँ पे हम देखते जो हमारा लड़का होता है उसे अपनी पावर देने लग जाता है, और कैसे देता है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसके लिए तो आपको ओरिजिनल एपिसोड देखना ही पड़ेगा, जहाँ पर उनका काफी लंबा प्रोसेस चलता है। हमारा लड़का कहता है कि जो मेरी पावर है तुम्हें मैं एक दिन के लिए दे रहा हूँ, जाओ और अपने विलेज को बचा लो। यहाँ पर हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जो ह्यूमन का झुंड होता है उनके विलेज की तरफ बढ़ रहा था। तरफ हमें दिखाया जाता है जो क्यारू सेठना और हमारी फ्रे होती है वो पहले ही वहाँ पहुंच चुके होते हैं। जो फ्लेयर होती है वो कहने लग जाती
सकते जो ह्यूमन है वो इतनी बुरी हरकत कैसे कर सकते हैं। कोई बस पैसों के लिए जो क्यारू होता है मनी मन हंस रहा होता है। वो कहता है फिर से वही बात, अरे यार क्या भी कौन रही है जिसने की मेरे साथ इतना बुरा करा। हम देखते हैं वहाँ पे ह्यूमन पहुंच चुके होते हैं जो की बहुत सारी लड़की को पहले टॉर्चर करते हुए लेके आ रहे थे ताकि जो सारे ह्यूमंस हैं उनके ऊपर पहले वुल्फ क्लैन वाले हमला करें। सेटना उन्हें बचाने के लिए आगे जाती है पर मेगा हमारा लड़का उसे मना करते हुए कहते हैं कि अभी नहीं, अगर तूने अभी ह्यूमंस के ऊपर हमला करा जो उनका प्लान है वो कामयाब हो जाएगा। हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। जो सेटना होती है इसके लिए मान जाती है पर मगर उसके आंसू नहीं रुक रहे होते। देखते जो हमारा लड़का होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्टेज तैयार करूंगा एक, और एकदम से डेमी ह्यूमन को बचाने के लिए बीच में कूद जाता है और कहता है सभी का मसीहा आ चुका है। और एक करके हम देखते हैं कि वो ह्यूमंस को काटना शुरू कर देता है। उन सभी को मारते मारते हमारा लड़का आइस क्लैन वालों से कहता है कि जो सेटना है मैं उसके गिरते हुए आंसुओं का जवाब देने आया हूँ। सारे लोग सेटना का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या वो जिंदा है। जो फ्रे होती है वहाँ पे आ जाती है और अपने मैजिक के थ्रू बहुत सारे सोल्जर्स को मार देती है। देखते हैं जो सेटना होती है अब उसकी आने की बारी आ चुकी थी जहाँ पे वो बहुत ज्यादा रेज में आती है और सारे ह्यूमंस को मारना शुरू कर देती है। हमारे लड़के का प्लान था कि उसे सेटना को लड़ते हुए देखना और उसके फेस में उसे वही स्माइल देखनी है जैसे कि वो देखना चाह रहा था। वो उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब से तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी हो। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि अब मेरी रिवेंज लेने की बारी आ चुकी है। मैं उन सभी से रिवेंज लूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ करा है। नहीं, मेरे को पूरे नेशन से रिवेंज लेना चाहिए क्योंकि जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है। पर तभी हम देखते हैं कि वो फ्रे की तरफ देखकर कहता है कि कितना इनोसेंट बन चुकी है पहले से। मेरे को लगता है कि पहले से ऐसी थी पर मगर जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो इतना खराब हो चुका है कि इसे बदलना पड़ा। अभी हम देखते हैं जो सारे ह्यूमंस उन्हें मारने आए थे वो खुद ही मारे जा चुके होते हैं और जो सारे आइसफुल क्लैन वाले मेंबर होते हैं वो जश्न मना रहे थे रात को अपने जीत का। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब रात को हमारी सेटना और जो हमारा क्यारू होता है वो एक केव में आ रखे होते हैं जहाँ पे डाबी ह्यूमंस ने ह्यूमंस से बदला लेने के लिए जो मेन रिसोर्स था पानी का उसके अंदर मॉन्स्टर की डेड बॉडी को डाल रखा होता है जिससे पानी पॉइजन हो रखा था। जहाँ पे जो सेटना होती है वो क्यारू से कहती है कि प्लीज ये पानी से पहले की तरह कर दो। पर मगर क्यारू कहता है क्या तुम श्योर हो। वो कहती कि हाँ और वो बताने लग जाती है जो ह्यूमन सफरिंग है उसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है पर मगर जो मासूम ह्यूमन है इनमें उनकी कोई गलती नहीं है तो उनको सफरिंग देना ठीक नहीं होगा। जहाँ पे सुनने के बाद जो हमारा क्यारू होता है वहाँ पे उस पानी को पूरा ठीक कर देता है और थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच में क्रिकेट मैच चलता है बहुत लंबा। जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा क्यारू होता है वो तो मजे ले रहा होता है और जो हमारी सेटना होती है वो इसलिए खुश होती है कि जो उसके लोग हैं वो बच चुके हैं। और जब उन दोनों का मैच खत्म हो जाता है सेटना उसे अपना रियल नेम बता देती है। हमारा लड़का कहता है कि ठीक है अब इससे अपना रियल नेम जब बता दिया है तो अब ये पूरी की पूरी मेरी हो चुकी है। तो आगे मुझे जो अपना रिवेंज है वो कैसे लेना है। बुलेट और ब्लेड तैयार रहना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और आखिरी में जो ये पूरी दुनिया है मैं इसे ही बदल दूंगा। तभी हमें यहाँ पे किंग को दिखाया जाता है। इसके सामने लियोनार्ड होता है जहाँ पे किंग उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी प्यारी बेटी है वो मारी जा चुकी है तो अब मैं तुम्हारा क्या करूँ। पर मगर मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, जाके उसे पकड़ के लेके आओ द हीरो ऑफ रिकवरी को। और ये लोग यहाँ पे क्यारू की बात कर रहे होते हैं। ये सुनने के बाद जो रेनाल्ड होता है बहुत ज्यादा खुश हो चुका होता है कि वो फाइनली अपना रिवेंज को ले सकता है। और हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि किंग के बगल में नॉन बैट रखी होती है जो कि फ्लेयर की बड़ी बहन होती है। दूसरी तरफ हमें रॉयल कैपिटल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते कुछ गार्ड्स बात कर रहे होते हैं जो उनके कई सारे जो ट्रूप्स हैं उनको बंदी बना रखा है और बहुत सारे मारे भी जा चुके हैं जो कि भी नानालिता में है। और हमें खुफिया लोगों से भी पता चला है जो पर्सन उन्हें मार रहा है दरअसल वो कुरेहा की स्वॉट टेक्निक का यूज कर रहा है और जो पीछे कुरेहा होती है उनकी ये बात सुन रही थी। अभी हमारा वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें यहाँ पे क्यारू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो फ्रे और सेतना के साथ आराम से एक नदी के किनारे बैठ रखा होता है। फ्रे और सेतना मजे कर रहे होते हैं नदी में और मजे करते करते जो हमारा लड़का होता है उसकी ट्रक जाग जाती है और उनका वहाँ पे फिर से क्रिकेट मैच शुरू हो जाता है और वो काफी देर तक चलता है जहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं थोड़ी बहुत फोटो में। इससे आगे एक्सप्लेन करने की मेरी औकात नहीं है तो तुम समझ सकते हो। वहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों नानानिता में होते हैं। इतना तभी बता रही होती क्यारू से कि मेरे को ये जगह पसंद नहीं। क्यारू कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे और हम यहाँ से फिर कल के कल निकल जाएंगे। अभी हमने यहाँ के पानी से पॉइजन तो हटा दिया है, जल्दी ही यहाँ के लोग ठीक होना भी शुरू हो जाएंगे और जो एंटीडोट बेचने वाला हमारा बिजनेस है वो जल्दी बंद हो जाएगा। पर तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक आदमी को जो कि सड़क के किनारे बैठ रखा होता है और वो सेतना के पैरों को बड़े ध्यान से देखता है। कहता है कि मैं एक गोल्ड कॉइन में इस लड़की को खरीदना चाहता हूँ और मैं इसका बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा, क्या तुम मुझे इसे बेचोगे। हमारा लड़का हंसते हुए कहता है कि सिर्फ एक गोल्ड कॉइन, अरे ये तो बहुत ज्यादा कम है, अगर तुम्हें चाहिए तो कम से कम 1000 गोल्ड कॉइन लेके आओ। और एकदम से हम देखते हैं जो पर्सन होता है उनके ऊपर हमला कर देता है पर मगर सेटना उस पर्सन के हाथ को पकड़ के उसे जमीन में गिरा देती है। लड़का सेटना की तारीफ कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर हील एबिलिटी का यूज करता है पर्सन की और उसकी मेमोरीज को देखते हुए वो ये पता लगाता है कि आइस वुल्फ क्लैन के ऊपर जब अटैक हुआ था पर्सन भी उन्हीं में से एक था। और जो क्यारू होता है ये सारी बातें सेटना को बता देता है। जब उसका काम खत्म हो जाता है एकदम से सेटना उस बंदे को मार डालती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसी मर्चेंट के पास आ रखे होते हैं पर मगर तभी जो क्यारू होता है उस मर्चेंट को कहता है कि ये तुम्हारी और मेरी आखिरी डील है। और ये सुनने के बाद मर्चेंट को गुस्सा आता है और वो अपने बहुत सारे बंदों को खड़े कर देता है वहीं पर। वो सारे लोग फिर क्यारू और सेत्सुना को घेर लेते हैं। क्यारू को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो मर्चेंट को उसके रियल नेम से बुलाता है। मर्चेंट की फट चुकी होती है। क्यारू मर्चेंट को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो क्योंकि जो तुम्हारे कुछ दोस्त हैं वो तुमसे कुछ ज्यादा ताकतवर हैं और उनका उठना बैठना रॉयल के बीच में है तो मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मर्चेंट होता है वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ तुम्हें ठीक है और वो डर रखा होता
जाता है, पर मगर एकदम से हमारा लड़का भयानक से स्माइल करता है, कहता है कि आखिरकार मेरे को यहाँ पे कितनी लाशें बिछानी चाहिए तुम बताओ। और वो सब लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, पर तभी हम देखते हैं जो मर्चेंट होता है वो कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, तो हम सभी से लड़ते हुए उन दोनों लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हमारा लड़का कहने लग जाता है कि मैं इन्हें प्रोटेक्ट करूं, आखिरकार मैं प्रोटेक्ट करूं ही क्यों। वो दोनों लड़कियां बोलने लग जाती कि हम भी लड़ेंगे, पर मगर हमारा लड़का उन्हें शांत करते हुए कहता है मर्चेंट से कि जो ये दोनों लड़कियां हैं बस मिले टूल की तरह हैं, मैं इन्हें कभी भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, पर मगर याद रखना कि मैं तुम सभी को मार के जाऊंगा यहीं पर। क्या कहते हो, ट्राई करके देखना चाहोगे? पर मगर एकदम से वो शांत होता है, कहता है कि अभी नहीं, मैं अपने टूल को बर्बाद नहीं होने देना चाहता इतनी जल्दी से। तो चलो तुम और मैं एक डील करते हैं, जो मेरी रेसिपी है मैं तुम्हें उसे 500 गोल्ड कॉइन में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम लोगे? मर्चेंट खुशी खुशी हाँ कर देता है और पैसे लेने के बाद वो लोग निकल चुके होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे सेठना होती है और हमारी प्रे होती है, उन दोनों को बहुत सा बुरा लग रहा था कि उन दोनों की कमजोरी के चलते क्यारू है उसे अपनी रेसिपी को बेचना पड़ गया। क्यारू कहते हैं कि तुम दोनों चिंता मत करो, वैसे भी जैसे तुम्हें पता है कि विलेज का पानी ठीक हो चुका है तो सारे लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे जल्दी ही, और वैसे भी मैंने उन्हें पूरी रेसिपी नहीं दी है, तुम लोग को पता ही होगा जो एंटीबायोटिक है वो मेरी बॉडी में बनता है, जो कि मेरे ब्लड के थ्रू जाता है सभी के पास। अगर मेरा उनके पास ब्लड ही नहीं हुआ तो वो रेसिपी किसी काम की नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक अटैक आता है जो कि बहुत स्पीड में आया होता है, लेकिन जो हमारा लड़का होता है उसे ब्लॉक कर देता है और हम देखते हैं अटैक करने वाली कोई और नहीं कुरेहा होती है। एक तरफ जो क्यारू होता है वो कुरेहा को देख के हैरान होता है, और जो कुरेहा होती है वो इस बात से हैरान होती है कि क्यारू ने उसके हमले को ब्लॉक कर लिया। एकदम से जो कुरेहा होती है वो बोलने लग जाती है आखिरकार तुम हो कौन, और आखिरकार तुम्हें कैसे पता है मेरी फैमिली के सीक्रेट शॉर्ट स्टाइल के बारे में, क्योंकि जो ये शॉर्ट स्टाइल है मेरी फैमिली के अंदर ही सिखाई जाती है, बाहर वाले किसी को इसके बारे में पता ही नहीं। हमारा लड़का कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ शायद गलत फहमी हो चुकी है, पर मैं वो कहती है कि जो गार्ड आइसुल क्लैन को प्रोटेक्ट कर रहे थे तुमने उनके पास जाके उनको मार डाला और सबको ऐसे दिखा रही हो कि तुमने आइसुल क्लैन को बचाया है। पर तभी हम देखते हैं जो हमारी ससुना होती है वो अपने कपड़े को उतारती है और कहती है कि मैं भी एक आइसुल क्लैन की मेंबर हूँ और जो मास्टर है उन्होंने हमारे क्लैन को बचाया है। प्रे भी बिल्कुल यही कहने लग जाती है, पर मगर तभी हम देखते कुरेहा बोलती कि नहीं, तुम दोनों बेचारी का इसने ब्रेन वॉश कर दिया है, मुझे इसका मारना ही होगा, और यहाँ तक कि तुमको उसको मास्टर कह के बुलाना पड़ रहा है। लगता है कि मेरे को तुम दोनों को आजाद करना पड़ेगा इस आदमी के चंगुल से। जो क्यारू होता है वो कहता है अरे यार ये सब कुछ काम नहीं करने वाला। एकदम से वो कहता है कि स्वॉर्ड सेन तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, काफी ज्यादा अच्छी, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मगर क्या तुम मेरी एनिमी बनना चाहती हो? इस पे कुरेहा बिना हेजिटेशन के कहती कि हाँ मैं जरूर बनना चाहूंगी। और तभी एकदम से जो फ्रेया होती है कुरेहा के ऊपर अपने फायर बॉल से अटैक कर देती है, पर मगर जो कुरेहा होती है उसे डॉज करने के बाद अपने मियान से हमारी फ्रेया के पेट में मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अभी जो क्यारू होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है फ्रेया को चोट पहुंचता देख। वे एकदम से स्माइल करते हुए अपनी आइज को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है उसके स्टैट को देखते हुए जो ये मुकाबला है काफी टक्कर का होने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं उनकी लड़ाई शुरू होती है। क्यारू जितने भी हमले हमारे लड़की के ऊपर करती है वो सारे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन एकदम से हमारा लड़का उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। लेकिन जो क्यारू होती है काफी खतरनाक पंच हमारे लड़के के ऊपर थ्रो करती है, जहाँ पे हम देखते हैं वो सामने वाली बिल्डिंग में जाता है और पूरी बिल्डिंग टूट जाती है, लेकिन हमारे लड़के को कुछ नहीं होता क्योंकि वो खुद को तुरंत ही हील कर लेता है। अभी जो कुरेहा होती है अपने दूसरे स्वॉर्ड को निकाल के हमारे लड़के के ऊपर फिर से हमला कर देती है, पर तभी हमारा जो क्यारू होता है वो कुरेहा के ऊपर नाइफ्स को फेंक के मारता है और एकदम से हम देखते हैं जो कुरेहा होती है उसे डॉज कर लेती है, पर मगर नाइफ तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए होते हैं। उनके पीछे एक पोर्शन आ रहा था जो कि सीधा कुरेहा के कंधों पे जाके गिरता है, लेकिन जो कुरेहा होती है इतना ध्यान नहीं देती, वो फिर से फाइट करना शुरू करती है, पर मगर धीरे धीरे करके जो पोर्शन का असर था वो उसकी बॉडी में होने लग जाता है और अब वो मूव नहीं कर पा रही होती ढंग से। धीरे धीरे करके उसकी बॉडी हीट कर रही होती है। तुम तो समझ ही सकते हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जो क्यारू होता है सब छेड़ने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो कुरेहा होती है अपनी बॉडी के अंदर अपने स्वॉर्ड को स्टैप कर देती है और खुद को उस पोर्शन के असर से बाहर निकाल देती है और वो फिर से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर मगर जो हमारा लड़का होता है उसके स्वॉर्ड को डॉच करके उसके फेस को पकड़ लेता है और उसको वो सारी चीजें दिखाता है जो कि वुल्फ क्लैन के मेंबर के साथ हुई थी, जहाँ पे कुरेहा वो सारी चीजें देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे अपने घर के अंदर लेके आ रखा होता है जहाँ पे वो बेहोश हो रखी थी। यहाँ पर हम देखते जो सेठना होती है वो कहने लग जाती है जो कि क्यारू है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। हमारा लड़का कहता है कि पर मगर तुम्हारे अंदर हम दोनों से ज्यादा पोटेंशियल है, अगर तुम खुद को थोड़ा और ट्रेन करो तो तुम हम दोनों को बीट कर सकती हो। लेकिन यहाँ पे हमारी दोनों लड़कियां उससे मांग मांगते कहती है कि हम तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। हमारा लड़का कहते हैं कोई बात नहीं, पर मगर वक्त आने पे तुम मेरे को जरूर बचाओगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुरेहा होश में आते और कहती है कि तुमने आखिरकार मुझे क्या दिखाया। हमारा लड़का कहता है कि जो वो सच्चाई थी मैंने तुम्हें वही दिखाई। वो कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, जो हमारे किंगडम है वो स्वॉर्ड और शील्ड की तरह काम करता है लोगों को बचाने के लिए। क्यारू कहता है कि हाँ बस वो ह्यूमैनिटी के लिए होगा, पर मगर डेमी ह्यूमन के लिए नहीं। वो डेमी ह्यूमन को अपने पैरों की धूल समझते हैं। तुमने हमारे किंगडम वैसे देखा है, जो डेमी ह्यूमन से वही स्लेव है, नॉर्मल ह्यूमन उनके ऊपर राज करते हैं। तुमने कभी सोचा नहीं है कि जो डेमी ह्यूमन है वो आते कहाँ से? दरअसल उनके विलेज के ऊपर हमला करा जाता है और उन्हें कैप्चर करके बेचा जाता है। तुम अगर मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही हो तो खुद रॉयल कैपिटल जाओ और छानबीन करो। वो कहती है तुम मेरे को छोड़ने वाले हो, तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें मारने वाली थी। लड़का कहता है कि सिंड स्वॉर्ड कुरेहा तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं पर मगर नहीं पता जो किंगडम में तुम्हें धोखा दे रहा है। एकदम से हम देखते हो अपने फेस को हील करता है और अपना पहला वाला फेस लेके आ जाता है और हीरो ऑफ रिकवरी को देखने के बाद जो कुरेहा होती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो कहने लग जाती है कि तुमने फ्लेयर को क्यों मारा। लड़का कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मारा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एकदम से हम देखते गेट खुलता है और जो फ्लेयर होती है वो अपने पुराने वाले रूप में अंदर आ जाती है और जो
फ्लेयर होती है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कुरेहा से बात करने लग जाती है। कहती है कि मुझे पता चल चुका था मेरे किंगडम की डार्क साइड के बारे में, जिस वजह से मैंने हीरो ऑफ रिकवरी का साथ दिया और चुपचाप हमारे किंगडम को छोड़ के निकल गई। पर मगर जो रेनाल्ड है उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना ऐसा दिखाया कि मैं मर चुकी हूँ और मैं वहाँ से भागने में कामयाब रही और हमने रॉयल आर्मी से आइसवुल्फ क्लैन को ही बचाया था। अभी हम सब एक जर्नी पे निकले हैं जहाँ पे हम पूरी दुनिया को बचा रहे हैं बुरे लोगों से। कुरेहा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो ऐसे लोगों के लिए अभी तक काम करती आ रही थी, पर मगर जो हमारी फ्लेयर होती है शांत कराती है और कहती है कोई बात नहीं, गलती मुझसे भी हुई थी, गलती तुमसे भी हो गई, तो हम एक बार ही तो खुद को माफ कर ही सकते हैं ना। और हम देखते ये सब कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। क्यारू उसे शीशे में देखते हुए कह रहा होता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग करी। यहाँ पे जो अब क्यारू होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमारा लड़का कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और एकदम से वो किस कर लेती है। हमारा लड़का जो मोमेंट होता है उसे आगे और खींचता है और हमें पता चलता है दरअसल उसने पोर्शन का यूज करा था, जिस वजह से उन दोनों के बीच में ये मोमेंट बन गया था। और हम देखते बाहर से हमारी तसुना और फ्लेयर उन दोनों की आवाजें सुन रहे होते हैं करने की। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो रेनाल्ड होता है वो अपने बदले के लिए वहाँ से निकल चुका था और वो बहुत सारे बंदों को अपना बंदी बना के लेके जा रहा था। और उन्हीं में से क्यारू की मॉम भी होती है। कुरेहा और क्यारू को दिखाया जाता है जो कि कुचाई साथ में चिपक रहे होते हैं। जो चेतना फ्लेयर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा जेलिसी हो रही होती है। बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है सोल्जर्स की और वो कहने लग जाते हैं कि हीरो ऑफ रिकवरी तुम जहाँ भी हो ये तुम्हारे लिए एक संदेश है। अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारे जो गाँव के लोग हैं हम उन सबको मार डालेंगे। तुमसे आशा करता हूँ कि तुम आराम से बाहर आ जाओगे। तभी क्यारू कहता है कि सारे के सारे मेरे गाँव के लोग हैं और ये मेरे बहुत ज्यादा करीबी भी हैं जो शायद सोल्जर्स होते हैं। हम देखते क्यारू के पोस्टर को दिखाते हुए कहते हैं हीरो ऑफ रिकवरी ने हमारे प्रिंसेस को मार दिया है। अगर ये तुम्हें कहीं पे ही मिले तो हमें इन्फॉर्म करना और तुम्हें काफी भारी इनाम दिया जाएगा। दरअसल हीरो ऑफ रिकवरी ने हमारे जनरल डोनाल्ड की बॉडी को अपना बना लिया है, तो अगर किसी को भी ये कहीं पे मिले हमें बता देना। क्यारू कहता है कि किसी को भी इनाम नहीं देने वाले, बस इनको मेरे को बाहर निकालने की साजिश है। जो बाकी लोग होते हैं वो भी खुश नहीं होते किंगडम की सारी चालों को देखने के बाद। क्यारू कुरेहा वो कहता है कि बस तुम एक हो जिसके अंदर मैं भरोसा कर सकता हूँ किंगडम की सारी बातों को लेकर। तुम जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी मेरे को बता देना और आगे क्या होने वाला है तुम मुझे ये भी बताना। जो कुरेहा होती है हाँ करती है। तभी जो क्यारू होता है कुरेहा को किस कर लेता है और बाकी दोनों ये देखने के बाद काफी ज्यादा जेलस हो चुके होते हैं और वो कहते हैं कि हमें भी चाहिए। तरफ हम देखते जो रेनाल्ड होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके साथ ही बताते हैं कि सर हमें वो नहीं मिला। रेनाल्ड कहता है कि मेरे को पता है कि वो इसी सिटी में है। तब एकदम से वो कहते हैं कि जाओ और उसे ढूंढो, जब तक वो नहीं मिलता मेरे पास वापस मत आना वरना मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। और हमें पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है जब रेनाल्ड को क्यारू की बॉडी मिली थी उसने अपने मुंह के अंदर एक गर्म रॉड को लगा दिया था और उसकी राइट साइड वाली आंख और पूरी स्किन जल चुकी होती है उस वजह से और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी हमें उसके बगल में क्यारू की सौतेली माँ को दिखाया जाता है जिसने कि उसे बचपन से लेकर अभी तक बड़ा करा था। उस बेचारे की हालत ठीक नहीं होती, वो काफी ज्यादा पेन में होती है। अब हमें कुरेहा को दिखाया जाता है जो कि क्यारू के पास आती है और कहती है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। हमारे विलेज के सारे लोगों को कैप्चर रेनाल्ड के कहने पे कर दिया गया था और उन्होंने बोला कि तुम्हारे विलेज में ये तुम्हारी जो गलती है इसके चक्कर में सभी लोगों को सजा मिलेगी। क्यारू कहता है अच्छा तो ये बात है, उस रेनाल्ड को मैं सजा दूंगा और इस टाइम मैं बहुत ज्यादा गुस्से में भी हूँ। अभी हम देखते हो कहीं पे जाने लग जाता है कपड़े बदलने के बाद। वो लोग कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। कहता है कि रेनाल्ड को मेरे से मिलना है तो मैं उससे मिलूंगा जरूर। हम देखते हैं कि अपना फेस उसी सोल्जर में बदल लेता है जिसने की आइसवुल्फ क्लैन के लोग के ऊपर हमला करके बच के भाग गया था। यहाँ पर हम देखते हैं जो क्यारू होता है सारे लोगों को जाते हुए देख रहा था अपने गाँव के, पर मगर उसमें आना को ना देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि आना आखिरकार है कहाँ। और वो एक सोल्जर को पकड़ता है और उसे गली में लेके आ जाता है। वो सोल्जर कहता है कि आखिरकार तू है कौन। और तभी क्यारू अपने सर का कपड़ा नीचे उतार देता है। वो सोल्जर समझ जाता है कि तो उसका दोस्त है जो कि उसे लग रहा था कि मारा जा चुका है। जो क्यारू होता है उसे उस बंदे की सारी मेमोरीज याद होती है जिस वजह से वो उसकी मेमोरीज के थ्रू उससे बात कर रहा होता है और कहता है जी आर्मी में वापस ज्वाइन होना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। उसका दोस्त कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। तभी क्यारू से यही पूछता है आखिरकार जो लोग तुमने बंदी बना रखे हैं ये है कौन। उसका दोस्त कहने लग जाता है कि ये हीरो ऑफ रिकवरी के विलेज से आ रखे हैं जिसने की प्रिंसेस फ्ले को मारा है और तुम्हें पता है कि इनके विलेज में हमने एक आदमी का जान से मार डाला और काफी टाइम बाद ऐसे करने से हमें बहुत ज्यादा मजा आया। और जो इसकी विलेज की लड़कियां हैं वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनके साथ करने में हमें बहुत ज्यादा मजा आया और खासकर हीरो ऑफ रिकवरी की मदर के साथ जिसको कि रेनाल्ड ने सबके सामने बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करा और उसके कपड़े फाड़ दिए थे। तभी जो क्यारू होता है उसको एक लेटर देता है जहाँ पर वो कहता है कि इसे रेनाल्ड को दे देना। उसका साथी हाँ करता है पर मगर तभी उसके साथी कहने लग जाते हैं कि अगर तुम भी वहाँ पे होते तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा मजा आता। क्यारू को उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर मगर वो खुद को शांत कराता है, कहते हैं कि मैं अपने प्लान को खराब नहीं कर सकता। जब वो गार्ड वहाँ से चला जाता है हमें दिखाया जाता है जो क्यारू होता है अपने मन में कहता है कि वो एक लौती मेरी मदर थी जो कि मेरे पेरेंट्स से बढ़कर थी मेरे लिए। मैंने अपनी मदर की वजह से किसी के ऊपर भरोसा करना छोड़ा नहीं था और अनकंडीशनली सबसे लव करा था। और क्यारू को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, रात के सीन को दिखाया जाता है एक सुनसान सी प्लेस को जहाँ पे हम देखते हैं जो रेनाल्ड होता है उसके सामने हमारा क्यारू बैठ रखा था। रेनाल्ड को नहीं पता होता कि क्यारू वही पर्सन है जिसके लिए वो यहाँ पे आया था। वो पूछने लग जाते हैं आखिरकार वो बंदा है कहाँ पर। मैं हमारा क्यारू कहता है कि मेरे को वापस से आर्मी में रिटर्न करना है, अगर मैंने उस पर्सन की आपको लोकेशन दे दी तो। जो रेनाल्ड होता है वो एकदम से मान जाता है पर तभी जो क्यारू होता है अपने फेस को नॉर्मल कर देता है और कहते हैं कि वाह
देखो मैं यहाँ पर हूँ। न्योनाल्ड को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम, और वो क्यारू के ऊपर हमला कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर क्यारू ने पॉइजन मैजिक का यूज कर दिया था। और रेनाल्ड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि जो उसके सारे गार्ड्स उसके साथ आ रखे थे वो भी पॉइजन के काबू में आ चुके होते हैं। जहाँ पे एकदम से हम देखते क्यारू न्योनाल्ड के फेस में हाथ रखता है, उसकी सारी मेमोरीज को देखने लग जाता है, आखिरकार उसने उसके विलेज में क्या क्या करा था। और वो देखते हैं कि न्योनाल्ड और उसके गार्ड्स ने विलेज की लड़कियों के साथ छेड़खानी करी थी और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करा था, स्पेशली क्यारू की मॉम के साथ। और इससे बड़ी बात ये थी कि जो रेनाल्ड था उसने क्यारू की बॉडी में वो हरकतें उसकी मॉम के साथ करी थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है उसके ऊपर। अभी हम देखते हैं कि वो रेनाल्ड की बॉडी को एक लड़की की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है और कहने लग जाता है कि जिस तरह तुमने आना के साथ ये सब हरकतें करी थी मैं तुम्हारे साथ ही वही करूंगा। वो डर, वो होपलेसनेस और जो सफरिंग और वो पेन था वो तुम्हारे अंदर अब बहने लगेगा। तभी रेनाल्ड कहते हैं कि 1 मिनट रुको, तुमने आना का नाम लिया? अरे यार जो लड़की थी वो एकदम कमाल की थी, तुम्हें पता है कि मैं सारे विलेज वालों के सामने उसके साथ करा था। अगर तुम वहाँ पर होते और तुम मेरे को उसके साथ करता हुआ देखते तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता देखने में। ये पूछते क्या तुम उस लड़की को पसंद करते थे? पर मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तुम्हारे से पहले मैंने उसके साथ कर लिया। तभी जो रेनाल्ड होता है पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे उसके 4 सोल्जर्स खतरनाक म्यूटेंट आदमियों में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं जो कि बस करने के लिए उतावले हो रहे हैं। क्यारू कहने लग जाता है कि तुम लोगों के साथ इसलिए कर पाते हो क्योंकि तुम्हें उनकी कमजोरी और बाकी चीजों के बारे में नहीं पता, अब वो तुम सब महसूस करने वाले हो। रेनाल्ड समझ चुका होता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और हम देखते जो शो होता है क्यारू का वो शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो सारे मॉन्स्टर रेनाल्ड के ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ पे जो रेनाल्ड होता है वो दर्द के मारे बोलता है कि क्यारू मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यारू कहता है मेरी मॉम ने भी तुमसे यही कहा होगा, पर मगर तुमने क्या उनकी बात सुनी? जितने लोगों को तुमने डर दिया, क्या तुमने कभी उनकी आंखों की तरफ देखा? उनके कैसे आंसू बह रहे होंगे तुम्हें देखने के बाद और तुमसे मदद मांगने के बाद। मेरे से तो मदद की उम्मीद रखना ही मत। और जो क्यारू होता है वहाँ पे आग लगा के वहाँ से निकल चुका होता है आना की तरफ, और जो आना होती है क्यारू को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के एक स्माइल करती है। क्यारू सीधा उसके पास पहुंचता और बार बार अपने हील मैजिक का यूज करने लग जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यारू को एक कमरे के अंदर अकेला दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा उदास था। इसका सिलसिला मतलब ये है कि जो आना है अब वो नहीं रही और क्यारू से बचा नहीं पाया। उसके पास फ्रे और सेतना आ जाते हैं और उसे कंफर्टेबल फील करा रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा लड़का होता है वो कहने लग जाता है कि अगर मैंने आज तुम्हारे साथ करा तो मैं बिल्कुल भी जेंटल नहीं रहने वाला। वो लोग कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हमारा क्यारू ने बैठने फेंकता है और शुरू करने ही वाला था, पर तभी उसके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। क्यारू कहता है कि मेरे को तो लगा था कि मेरे आंसू बचे ही नहीं है, पर मेरे को लगता है कि थोड़े बहुत बच चुके थे। ये आखिरी बार होगा जब मैं रो रहा हूँ। इसके बाद जो मेरा रिवेंज होगा वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। उसके बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा। और उनका वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है जहाँ पर क्यारू बिल्कुल भी उनके ऊपर दया नहीं दिखाता। यहाँ दूसरी तरफ हमें नॉर को दिखाया जाता है जो कि न्योनाल्ड के पोस्टर को देखते हुए कहती क्या न्योनाल्ड भी मिसिंग हो चुका है? वो कहने लग जाते हैं कि जो मेरी बेकार बहन है उसके सबोर्डिनेट भी उसकी तरह ही है। पर मगर जो मेरा प्लान था वो एकदम सही गया और हमें पता चलता है कि जो क्यारू के विलेजर्स थे उनको पकड़ने का आदेश नॉर ने ही दिया होता है। जो नॉर होती है अपने स्लेव को भी काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और कहने लग जाती है कि मेरे पास एक और प्लान है। जो क्यारू के विलेजर्स हैं उन्हें एक्सिक्यूट करने का, जिस वजह से वो बाहर तो जरूर आएगा और मैं अपनी सेफ्टी के लिए स्वॉर्ड हीरो को ही बुला लूंगी, जिस वजह से मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। पर मगर मेरे को बुलेट बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और ये बोलने के बाद एकदम से हम देखते हैं अपने स्लेव को बार बार मारने लग जाती है। उसका स्लेव मजे ले रहा होता है उसकी हिट्स की। यही दूसरी तरफ जो कुरेहा होती है हमारे क्यारू को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि कैसे जो नॉर है उसके विलेजर्स को मारने वाली है और नॉर सारा ये प्रोग्राम कॉलिसियम के अंदर रखने वाली है। दरअसल कॉलिसियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेमी ह्यूमंस और मॉन्स्टर की लड़ाई होती है और जो रॉयल्स होते हैं वो इसकी लड़ाई को देख के एंजॉय करते हैं। कॉलिसियम के अंदर जाने का 2 रास्ता है और वो दोनों ही काफी बड़े हाईवे मेटेलिक गेट से ढक रखे हैं और उस कॉलिसियम के अंदर 2 बैरियर्स को लगा रखा है जो कि किसी भी मैजिक अटैक को नलिफाई कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो क्यारू होता है वो भी सोचने पड़ जाता है आखिरकार वो अपने विलेजर्स को कैसे बचाएगा। कुरेहा कहती है क्या तुम अपने विलेजर्स को बचाने वाले हो, पर मगर याद रखना कि एक सुसाइड मिशन होने वाला है। क्यारू कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे डर तो लग रहा है पर मगर मेरे को अपने विलेजर्स को बचाना होगा। इसी वजह से मैंने और फ्रिया ने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखा है। पहले इन लोगों ने आइसोल प्लान के लोगों के ऊपर हमला करा, अब मेरे इनोसेंट विलेज वालों के ऊपर हमला करा। ये लोग कितने बदतर हो चुके हैं, ना जाने ये लोग क्या क्या करेंगे, लेकिन मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालूंगा अपने विलेजर्स को बचाने के लिए। क्यारू की ये बातें सुनने के बाद कुरेहा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर मेरे जाने से पहले उसे बताती है जो नॉर है वो अब्रॉड से वापस आ चुकी है। क्यारू को इससे काफी ज्यादा शौक लगता है और इतना ही शौक हमारी फ्रे को भी लगता है। तभी जो क्यारू होता है वो कहने लग जाता है कि मेरी पिछली लाइफ में जब सभी ने मेरे को यूज करने के बाद फेंक दिया था, वहाँ पे मेरे से मिलने नॉर आई थी, पर मगर उसने मेरे को देखते ही पहचान लिया और उसने कहा कि मेरे को लगा था कि ड्रग्स को पीने के बाद तुम तो बिल्कुल टूट चुके होंगे, पर मगर मेरी बहन और बाकी सब लोग तो पागल हैं। मेरे को पता है कि तुम क्योर हो चुके हो, पर मगर तुम अब तक एक्टिंग क्यों कर रहे थे? क्यारू कहता है क्या तुम्हें पता चल गया? पर मगर एकदम से हम देखते नॉर कहने लग जाती कि अगर तुम चाहते हो कि अपनी बहन और बाकी लोग को ना बताऊं, तुम्हें वो सारे काम मेरे लिए करने पड़ेंगे जो तुम मेरी बहन के लिए करते हो। मेरी बहन के ऊपर तुम्हें नजर रखनी पड़ेगी। क्यारू उसके लिए मान जाता है, पर मगर तभी नॉर पूछते कि तुम मेरी बहन के लिए क्या काम करते हो। क्यारू से वो सारी चीजें बता देता है जो वो करा करता था अक्सर। तभी हम देखते नॉर कहने लग जाती कि तो फिर ठीक है, अब तो वो सारी चीजें मेरे साथ भी करोगे। क्यारू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इस वजह से वो मान जाता है। पर मगर क्यारू इस लाइफ में कहता है कि अभी तक उसने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी या फिर कोई ऐसी चीज नहीं करी जिस वजह से मैं उसे मारूं। क्या मेरे को उसे मारना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? लेकिन मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? वो वही पर्सन है जिसने मेरे विलेज पे रेनाल्ड को कह के हमला करवाया था। और हम देखते हैं कि वो कहीं की तरफ देख के स्माइल करने लग जाता है। अब हम अगले दिन के सीन
सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एग्जीक्यूशन होने वाला था उसके विलेज के लोगों का। यहाँ पर हम देखते हैं जो कॉलिसियम होता है वो पूरा भर चुका होता है। क्यारू भी उनके बीच में आ रखा था और वो कहने लग जाता है कि मेरे को अपने विलेज के लोगों को बचाना पड़ेगा और वो उनकी गिनती करता है और कहने लग जाता है कि मिनिमम मेरे को लग रहा है कि 40 लोग जिंदा है और बाकी के लोग मारे जा चुके हैं। और तभी हम देखते हैं एकदम से जो सोल्जर्स का हेड होता है वो कहने लग जाता है कि क्यारू द हीरो ऑफ रिकवरी बाहर आ जाओ वरना तुम्हारे जो सारे विलेजर्स हैं मैं उन्हें मार डालूंगा। और वो ऑडियंस को टारगेट बनाते हुए उन्हें भड़काते हुए कहता है कि जो फ्लेयर है इसने उसे कैसे मार दिया, हम इसे नहीं छोड़ सकते। जो लोग होते हैं वो भी कहने लग जाते हैं कि हाँ उसने हमारी प्रिंसेस को मारा है, उसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। एकदम से हम देखते हैं जो सारे सैनिक होते हैं वो उनके ऊपर अपने हथियारों को टारगेट कर देते हैं और वो आदमी कहने लग जाते हैं कि कैसे हम लोग की सेफ्टी के लिए मेरे को इन विलेजर्स को मारना पड़ेगा क्योंकि ये सभी लोग शैतान के बच्चे हैं, हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते हमारी सेफ्टी के लिए। और इतने लंबे चौड़े स्पीच के बाद हम देखते हैं जो क्यारू होता है अभी तक बाहर नहीं आया था जहाँ पर वो कमांडर कहता है कि सभी को मार डालो, पर मगर तभी एकदम से आवाज आती है वहीं पे रुक जाओ। और हम देखते हैं जो क्यारू होता है बाहर आ चुका था। उसको देखने के बाद सब लोग डर चुके होते हैं, पर मगर थोड़ी देर बाद ही जो सारे लोग होते हैं उसे क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं और जो रॉयल गार्ड होते हैं उनको और ज्यादा भड़का रहे थे। यहीं जो क्यारू के विलेज के लोग होते हैं उनके भी दो रिएक्शन होते हैं, कोई एकदम शॉक हो रखा था और कोई तो इतना गुस्सा कर रहा था कि वो क्यारू खुद ही मार दे। एकदम से हम देखते हैं जो रॉयल गार्ड होते हैं बोलने लग जाते हैं कि अगर तुमने सरेंडर नहीं करा तो तुम्हारे विलेज वालों के साथ हम तुम्हें ही मार देंगे। क्यारू उनके स्टैट को चेक करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा करंट लेवल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम में से एक जना मेरे को हाथ तक नहीं लगा सकता, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को मार पाओगे अपने करंट लेवल पे। क्यारू की ये बात सुनने के बाद जो कुछ सोल्जर्स होते हैं उसके ऊपर हमला करते हैं, पर मगर क्यारू उनको टच करता है और सभी के सभी मानो की गुब्बारा हो एकदम से वो ब्लास्ट हो जाते हैं। सारी ऑडियंस और हम देखते रॉयल गाड़ी देखने के बाद डर चुके होते हैं। एकदम से कहता है कि मैं तो अपने यहाँ पे बेचारे विलेजर्स को बचाने आ रखा हूँ, पर मगर जनरल कहते हैं कि अगर तुमने एक कदम और मूव करा तो ये सभी के सभी मारे जाएंगे। क्यारू कहता है क्या एक कदम, और हम देखते हैं वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा करा तो क्या होगा। कमांडर क्यारू कुछ विलेजर्स को मार डालता है और कहते हैं कि देखा तुम्हारी लापरवाही का नतीजा, इन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्यारू कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, इनको तुमने मारा है और मेरे प्यारे विलेजर्स की मौत का बदला मैं तुमसे लेके रहूंगा। और वो आगे बढ़ने लग जाता है। तभी कमांडर कहता है कि और विलेजर्स को मारो और धीरे धीरे करके सारे विलेजर मरने लग जाते हैं। क्यारू पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि जो विलेजर भी फिर से मरे हैं इनका ये मौत का बदला मैं तुमसे जरूर लेके रहूंगा। एकदम से हम देखते हैं कुछ गार्ड उसके ऊपर हमला करते हैं, पर मगर उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। क्यारू ने तुरंत ही मार देता है। डर के मारे कमांडर कहता है कि शील्ड को एक्टिवेट करो। एकदम से हम देखते हैं वहाँ पे बैरियर एक्टिवेट हो चुका होता है। वो हंसते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे मैजिक अटैक का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। क्यारू कहते हैं क्या सही में ऐसी बात है। एकदम से हम देखते हैं कि आसमान में एक मैजिक सर्कल आ जाता है जहाँ पे सारे लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते और उनकी बॉडी में से सारा स्टैमिना ड्रेन होकर वो नीचे गिर जाते हैं। क्यारू हंसते हुए कहता है अभी तो तुम बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया। पहले मैं तुम्हें बता दूं जो तुमने कवच पहन रखा है उसकी वजह से तुम्हारा स्टैमिना ड्रेन हो चुका है सारा का सारा। यहाँ पर हमें फ्रे और सेतना को दिखाया जाता है जहाँ पे बैरल मैजिक के साथ छेड़छाड़ उन लोगों ने करी होती है। यहाँ दूसरी तरफ जो क्यारू होता है सारे गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है और जिनका खून होता है बारिश की तरह टपकने लग जाता है। ये देखने के बाद क्यारू के गाँव वाले और जो बाकी आम जनता होती है सभी को उल्टी आना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ये पर्सन आखिरकार है क्या। अभी जनरल अपने कमांडर्स को कह रहा होता है जो तुमने लॉकेट पहन रखा है उसे निकाल के फेंक दो। तभी एकदम से वो फिर से कहने लग जाता है जो क्यारू है वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता, इस बैरियर की वजह से तो हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। पर मैं क्यारू कहने लग जाता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम लोग हो जो यहाँ पे ट्रैप हो रखे हो। तभी जनरल कहने लग जाता है कि अगर तुमने हमें फिर से धमकी दी तो हम तुम्हारे विलेजर्स को मार डालेंगे। क्यारू अपने मन के अंदर कहता है कि मेरे से जितना हो सके मेरे को अपने उतने विलेजर को बचाना होगा। तभी क्यारू धमकी देते हुए कहता है कि पीछे मुड़ के देखो, जो सबसे पहले पीछे मुड़ा और उसने मेरे विलेजर को मारा सबसे पहले मैं उसको ही मारूंगा। सारे सैनिक उसके धमकी सुनने के बाद डर चुके होते हैं, कोई पीछे नहीं पलट रहा था। हाँ विलेजर्स भी बहुत ज्यादा डर रखे होते हैं, लेकिन जो क्यारू होता है वो अपने गाँव वाले लोग की तरफ देखता है, पर मगर उसे लग रहा होता है कि उनके साथ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है क्योंकि सबको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और हम देखते हैं कि वो उन सभी के स्टैट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उन सभी को जहर दे रखा है। क्यारू कहता है अच्छा तो तुम्हारा पहले से यही प्लान था कि सारे विलेजर्स को तुम मार ही दोगे, इसका मतलब मुझे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम से हम देखते हैं जनरल की फट चुकी होती है। वो कहता है कि मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ऑडियंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिंदा रहे कौन मरे क्योंकि उन्होंने क्यारू को पहले ही देशद्रोही घोषित कर दिया है उसके गाँव वालों के साथ साथ। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ होता है और बहुत बड़ा सा होलोग्राम आ जाता है फ्लेयर का और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम फ्लेयर है। और फ्लेयर को देखने के बाद जो हमारा क्यारू होता है हंसना शुरू कर देता है। बाकी सारे तभी लोग कहने लग जाते हैं क्या हमारी राजकुमारी जिंदा है। जनरल कहता है कि उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो एक नकली प्रोजेक्शन है। अभी जो फ्लेयर का प्रोजेक्शन होता है वो कहने लग जाता है कि मैं आप सभी को हमारे किंगडम की सच्चाई के बारे में बताना चाहती हूँ। जो हमारा किंगडम है वो डेमी ह्यूमंस के ऊपर हमला करता है, उन्हें अपना स्लेव बनाता है और फिर उन्हें बेचना शुरू कर देता है। दरअसल हीरो ऑफ रिकवरी के जो गाँव के सारे लोग हैं वो बहुत ज्यादा मासूम है, उन्हें फंसाया जा रहा है यहाँ पर। दरअसल हीरो ऑफ रिकवरी ने मेरी मदद करी थी किंगडम से बाहर निकलने में और इनकी कारनामों को सबके सामने लेके आने में, जिस वजह से अभी हीरो ऑफ रिकवरी और मैं एक जर्नी पे निकल रखे हैं जहाँ पे इनकी जो काले चिट्ठे हैं हम इसको सबके सामने लेके आ सके। कमांडर के कहने पे जो लोग होते हैं उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे होते, पर तभी जो फ्लेयर होती है वो गाना गाना शुरू कर देती है और सारे लोग हैरान हो चुके होते हैं उसकी आवाज सुनने के बाद। वो कहते हैं क्या ये सच में राजकुमारी है। तभी फ्लेयर अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट कर देती है और आसमान में एक बहुत बड़ा आग का गोला आ चुका होता है जहाँ पे सारे लोग को यकीन हो जाता है कि ये उनकी ही राजकुमारी है क्योंकि इस किंगडम में फ्लेयर के अलावा इस मैजिक को कोई और कास्ट नहीं कर सकता। तभी जो फ्लेयर होती है और इमोशनल
इमोशनल होते हुए कहती है जो हीरो ऑफ रिकवरी है और मैं है, हम अकेले इस किंगडम की डार्कनेस से नहीं लड़ सकते, हम लोग को आपका साथ चाहिए। पर अभी हमने कुछ नहीं करा तो जो ये पूरी दुनिया है जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो भी हमारे किंगडम के थ्रू। तो प्लीज सभी लोग जागो और इस किंगडम को काले अंधेरे में जाने से पहले बाहर निकाल दो। एकदम से हम देखते जो जनता होती है अपनी सीट से उठती है और सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी टूटे घर को दिखाया जाता है जहाँ पे कियारू और बाकी तीनों लड़कियां होती है। पर मगर वहाँ पे हमें ये पता चलता है कियारू सिर्फ अपने एक ही विलेजर को बचा सका, क्योंकि जो स्लो पॉइजन था उसने सभी की बॉडी पे कब्जा कर लिया। पर मगर इस लड़की की बॉडी में एंटीबायोटिक की वजह से वो बच चुका था। कियारू कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मेरे को अपने और विलेजर को बचाना चाहिए था, पर मगर मैं उन्हें बचा ना सका। तभी हम देखते जो कियारू होता है वहाँ पर एक आदमी को बुला लेता है। दरअसल वो वही मर्चेंट होता है जिससे कियारू ने पहले बहुत ज्यादा बिजनेस करा था। कियारू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे का ख्याल रखो। मर्चेंट कहता है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वहाँ से जिंदा बच के निकल गए। कियारू कहता है कि हाँ तुम्हें ठीक है, मुश्किल तो बहुत हुई पर मगर मैं बच गया। लेकिन कियारू से पैसे देते हुए कहता है कि इस बच्चे की तुम देखभाल करना और जब ये होश में आ जाए तो ये मेरे से बहुत ज्यादा नफरत करेगा, इसकी नफरत को शांत मत होने देना, इसकी नफरत जितनी बढ़ सके तुम उतनी बढ़ाना, क्योंकि बदले की आग को लेकर ये मेरे पीछे जरूर आएगा मुझे मारने के लिए और ये जिंदा भी रहेगा उस बात को लेकर। जहाँ पे हम देखते हैं वो मर्चेंट को उस बच्चे को हैंड ओवर कर देता है और कहने लग जाता है अपने दोस्तों से कि हमें नई सिटी की तरफ निकलना होगा। और हम देखते हैं कि वो ब्रानिका की तरफ निकल चुके होते हैं जो कि एक कंट्री का नाम है। पर मगर हम देखते कुरेहा उन्हें कहती है कि तुम उधर मत जाना, वहाँ पर नॉर और उसके आर्मी का एक बैच जा रहा है, वहाँ पे तुम्हें खतरा होगा। पर मगर हमारा लड़का कहता है कि हमें वहीं पे जाना होगा। पर मगर कुरेहा को चिंता हो रही होती है। कियारू कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जो कि मेरे को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें जाना होगा। और हम देखते हैं कियारू जाने से पहले कहता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके तुम मेरे को उतनी इन्फॉर्मेशन देना, और वो उसे किस करता और निकल चुका होता है और कह रहा होता जाते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिरकार नॉन बुरानिका की तरफ क्यों जा रही है, आखिर उससे वहाँ पे क्या काम होगा, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मुझे अब नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्रे कहने लग जाती है आखिरकार जो बुरानिका है वो कैसी जगह है। हम देखते जो कियारू होता है उन्हें बताता है जो बुरानिका है वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन और डीमन साथ में रहते हैं। फ्रे पूछती है खतरनाक नहीं है, वो कहते कि नहीं, डीमन को अभी तक हम लोगों ने गलत जज कर रखा है, अगर ये खतरनाक होता जो बुरानिका में लोग रह रहे हैं वो कब के मर चुके होते, क्योंकि जो डीमंस हैं वो अपने से ज्यादा मैजिक पावर वाले जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं और उनकी मैजिक एबिलिटी का यूज करते हैं। कहने लग जाते हैं तो फिर मास्टर ऐसा हुआ ना कि जो डेमी ह्यूमंस हैं उन्हें कंट्रोल करने वाले ह्यूमंस भी डीमंस हुए, क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर अपनी रॉब झाड़ते हैं। एकदम से हम देखते जो हमारा लड़का होता है वो हंसने लग जाता है। उसकी बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि क्या पता ऐसा हो भी सके। तो कहती है कि वैसे मास्टर हम वहाँ पे जा क्यों रहे हैं, वहाँ पे तो बहुत सारी आर्मी है ना। हमारा लड़का कहता है कि हाँ वहाँ पे आर्मी तो है पर मगर मेरे को वहाँ पे किसी से मिलना है, और वो अपने मन के अंदर कहते हैं कि डीमन किंग मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। यही दूसरी तरफ हमें नॉर्न को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुम सभी के सभी किसी काम के नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, हीरो ऑफ रिकवरी को कितनी बार तुम छोड़ दोगे, आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा कि तुम उसे पकड़ के नहीं ला पा रहे हो। और मगर वो कहती कि मेरे पास एक और प्लान है, एक हंटिंग गेम शुरू करना बुरानिका में जो कि होगा नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर डीमंस और मॉन्स्टर से हमला करवाना। इससे बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे पर मगर वो हमारे ऊपर बगावत नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें किंगडम की प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। एकदम से हम देखते हैं वो अपने स्लेव को मारना शुरू कर देती है, उसका स्लेव बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देता पर मगर वो उसकी हिट्स को एंजॉय कर रहा होता है बहुत ज्यादा। नॉन कहने लग जाती है कि मैं अपनी बहन को पकड़ के खुद ही पनिश करूंगी, मेरे को पता है कि जो लड़का तुम्हारे साथ है वो एक ट्रैश है। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर कियारू को क्योंकि T20 खेल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ और कहने लग जाता है फ्रे जब तुम मेरे कमांड में दूसरों को मारती हो तुम्हें कैसा लगता है। फ्रे कहने लग जाती है कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता पर मगर मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आपको खुशी दे रही हूँ। कियारू कहने लग जाता है जो फ्लेयर थी पहले वो ऐसी पर्सन थी जो कि सिर्फ खुद को पसंद करती थी पर मगर अब वो मेरे को ही पसंद करने लग चुकी है, पर मगर बाकी नॉर्मल ह्यूमन को वैसे ही ट्रीट करती जैसे वो पहले ट्रीट करती थी। लेकिन मुझे क्या, मुझे बाकी से मतलब नहीं है, मेरे पास मेरी फेवरेट लड़की सेतना है और मेरा टॉय फ्रे है। अब मेरे को देखना है कि इस जर्नी में मेरे साथ कौन कौन आगे जुड़ती है जो कि मेरी नई टॉय बनेगी। अभी हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है ईव को जो कि फ्यूचर डीमन किंग बनने वाली है। लेकिन वहाँ पे एकदम से कुछ अजीब चीज होती है, वहाँ पे एक डार्क सा बॉल आता है जो कि ईव के अंदर चला जाता है और ईव अपने पंख खोलती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा लड़का होता है वो फ्रे की छड़ी को ठीक कर रहा होता है क्योंकि जो उसका पावरफुल फायर मैजिक था वो उसकी छड़ी सहन नहीं कर पा रही थी। वो कहता है जो हीरोज होते हैं उनके लिए एक अलग सा मैजिक टूल को बनाया जाता है, इसका नाम होता है डिवाइन आर्मामेंट जो कि हीरोज के लिए खास तरीके की हथियार को बनाने के लिए काम में आता है जो कि हीरोज के पावर्स को उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। बस उसके लिए उनको एक जेम स्टोन के ऊपर हाथ रखना होता है और वो जेम स्टोन हीरोज की काबिलियत को देखने के बाद खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा कि सुटेबल हथियार के तौर पर। कियारू बताता है मेरी पिछली लाइफ में सिर्फ किंगडम के पास 3 जेम स्टोन थे, इस वजह से मेरे को एक भी जेम स्टोन नहीं मिला। क्या इस बार मैं किसी हीरो को मार दूं और उसका जेम स्टोन छीन लूं? मेरे को तो ये सोचे खुजली हो रही है कि जो मेरा जेम स्टोन होगा वो किस हथियार में कन्वर्ट होगा। उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा बेताब हूं पर मगर मेरे को बुलेट और ब्लेड से अपना बदला लेना है और मेरे को उनकी जान लेनी है। 2-3 दिन के सफर के बाद फाइनली वो बुरानिका में पहुंच जाती है और डीमंस और ह्यूमंस को साथ में देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जो कियारू होता है सभी को यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है। दरअसल जो ये किंगडम है इसमें बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुआ करती थी जिस वजह से किंगडम ने इसे अबेंडेंट कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि फ्यूचर में जो ये शहर है ये पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा पर मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो डीमन और ह्यूमन है वो दोनों साथ में मिलजुल के रहने लगे पर मगर ऐसा कैसे हुआ ये तो हमें भी नहीं पता क्योंकि जो ये बात है 20 साल पुरानी है और हम देखते हैं कि वो लोग एक होटल में आ चुके होते
जाते हैं, जहाँ पर मगर वहाँ पे होटल में उनको एक टेबल शेयर करना पड़ जाता है एक ह्यूमन और एक ओगर के बीच में। यहाँ पे हम देखते हैं फिर उनकी रिस्पेक्ट दिखाते हुए उन दोनों को ड्रिंक्स सर्व करने लग जाती है। उन सभी के बीच में उनका बॉन्ड काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। खाना खाते खाते एक दूसरे से वो सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर जो कियारू होता है वो कहने लग जाता है, दोस्तों क्या तुम मुझे इस सिटी के बारे में बताओगे, यहाँ पे मैं नया हूँ। जो वो ह्यूमन और ओगर होता है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ जरूर, हम तुम्हें बताएंगे। बताना शुरू करते हैं। जो किंगडम था पहले से ऐसा नहीं था। जो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड थे उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में रखा और उन्होंने डीमन से जाके बात करी कि वो लोग क्या साथ में रह के एक साथ रह सकते हैं। डीमन हमारी बात मान गए और हम लोग साथ में रहने लगे। स्टार्टिंग में तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, पर मगर आखिरी में आते आते हम लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वो पर्सन यही बताते जब ह्यूमन और डीमन ने नेगोशिएट किया, जो भी सारे भारी काम थे जैसे घर बनाना, बिल्डिंग बनाना और सामान उठाना, वो डीमन ने करे और जो की दिमाग लगाने वाले काम थे वो ह्यूमंस ने करे। जिस वजह से हमारा जो किंगडम था बहुत जल्दी खड़ा हो गया। लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी जल्दी इनका किंगडम कैसे बन गया। सभी ने एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करी, पर मगर फिर यहाँ पर टैक्स लागू हो गया, जहाँ पे डीमंस को ह्यूमंस की ब्लड की जरूरत थी अपने आप को नरिश करने के लिए। अगर कोई ह्यूमन अपना ब्लड नहीं देना चाहता तो वो डीमंस को पैसे दे सकता था। हम लोग का जो रिश्ता है वो इसी वजह से काफी ज्यादा अच्छा बनता चला गया। और हम देखते हैं वो ह्यूमन अपनी बाइट मार्क भी दिखाता है जहाँ से उसका खून निकाला गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वेट्रेस आती है और कहती है कि मुझे माफ करना, ये रहा आपका खाना, लेकिन टेबल की कमी के कारण यहाँ पे एक और गेस्ट आने वाला है। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, पर मगर तभी वहाँ पर ईव आ जाती है। उसे देखने के बाद क्यारू कहता है क्या डीमन किंग, और हम देखते हैं उसके स्टैट को चेक करने लग जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कहते हैं कि अभी इसके पास कोई पावर नहीं है डीमन किंग की। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैंडिडेट है, पर मगर जो ही बात हो इसके अंदर मैजिक का बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है। अगर आने वाले 4 सालों में डीमन किंग बन भी गई तो मेरे को हैरानी नहीं होगी। सब लोग खाना खाने लग जाते हैं और खाने की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा कमाल का होता है। फ्रे कहने लग जाती है क्या हो अगर जो डीमन और ह्यूमन है उनके बीच में जो समझौता है वो खत्म हो चुका हो। तभी हम देखते हैं ऑगर बताने लग जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे डीमन और ह्यूमन रहते हैं और बहुत सारे डीमन तो ऐसे भी है जो ह्यूमन को हेट करते हैं, पर मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई डीमन इतना भारी कदम उठाएगा क्योंकि जो यहाँ पे डीमन किंग है वो सभी के ऊपर रूल करते हैं। हालांकि ओगर बताने लग जाते हैं कि मेरी तरह जो नीचे दर्जे के डीमन है उन्होंने कभी भी डीमन किंग को नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं और कैसे सोचते हैं। वहाँ पे मस्ती मजाक कुछ ज्यादा होने लग जाता है। वो लोग कहने लग जाते हैं ऐसा हो सकता है डीमन किंग के बड़े बड़े दांत और सींग हो। क्यारू भी हंसते हुए कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो वो काफी ज्यादा क्यूट लड़की है। और हम देखते हैं वो ईव की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये डीमन किंग है, पर मगर सभी लोग हंसने लग जाते हैं उसकी बात सुनने के बाद। पर तभी ईव कहने लग जाती है दारू पीने के बाद ऐसे मजाक मत करो। क्यारू कहते हैं कि नहीं तुम वैसी डीमन लग रही हो जिसको मैं जानता हूँ किसी को। वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी हालत देखो, मेरे पे तो खाना खाने तक के पैसे नहीं है और मेरी हालत बहुत ज्यादा बेकार है, मैं डीमन किंग कैसे हो सकती हूँ। तभी हमें उनके पीछे कुछ डीमन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। क्यारू कहने लग जाता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरे से शेयर कर सकते हो मेरा खाना। मगर ये सुनने के बाद जो हमारी ईव होती है मना कर देती है, लेकिन जो फेर और सेटना होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि खाने को भी मना नहीं करते। उनकी सारी बात सुनने के बाद जो ईव होती है वो उस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करती और कहती है कि ठीक है मैं खाऊंगी। तभी हम देखते जो क्यारू होता है वो सभी को बताने लग जाता है जिस डीमन किंग को मैंने देखा था उसकी एक काफी खूबसूरत आंखें थी जो कि डीप क्रिम्सन की तरह थी, उसके बड़े और खूबसूरत ब्लैक विंग्स और उसके व्हाइट हेयर। पर तभी हम देखते जो ओगर होता है वो कहता है कि क्यारू बुरा मत मानना दोस्त, पर मैं खुले में सारी बातें मत करो, बहुत सारे डीमन यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अच्छा ना लगे, क्योंकि जिस डीमन किंग की तुम बात कर रहे हो ब्लैक विंग ट्राइब से आते हैं। क्यारू कहने लग जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। डीमन बताने लग जाते हैं कि जो करंट डीमन किंग है उन्होंने सारे ब्लैक विंग्स ट्राइब्स को मारने का आदेश दिया है, चाहे तुम उनके सामने उन्हें जिंदा लेके आओ या फिर मुर्दा, वो तुम्हें एक काफी बड़ा रिवॉर्ड देंगे इस बात का। तभी हम देखते ईव को काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है। खाना खत्म होते ही हम देखते वो उठ के जाने लग जाती है और कहती है कि आप लोग का शुक्रिया। पर तभी क्यारू कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ईव कहने लग जाती कि मेरे से इतना इन्वॉल्व मत हो वरना तुम्हारी जान के लिए खतरा होगा। क्यारू कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये बता दूं तुम्हारी तरफ एक अटैक आने वाला है, उसे डिफेंड करो। एकदम से उनकी तरफ एक बहुत बड़ा फायर अटैक आता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो फ्रे और सेटना होते हैं वो क्यारू को प्रोटेक्ट करने के उसके सामने एक शील्ड बना देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ईव भी खुद को बचाने के लिए एक शील्ड बना देती है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती। पर मगर सेटना और फ्रे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है शील्ड को मेंटेन रखने में। इसका साफ साफ मतलब यह है कि ईव उनसे बहुत ज्यादा फार सुपीरियर स्ट्रॉन्ग है। और मगर तभी ईव के पैर में एक तीर लग जाता है आकर, जहाँ पे वो पैरालाइज हो जाती है। उनकी तरफ लिजर्ड मैन बढ़ रहे होते हैं। क्यारू कहता है कि हम हीरोज हैं, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर तुम एक बारी हमें बोलो। हम देखते हैं जो ईव होती है लिजर्ड मैन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, वो डर जाती है और कहती है कि हाँ मुझे प्रोटेक्ट करो, और वो बेहोश हो जाती है। क्यारू कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हम देखते हैं वो लिजर्ड मैन कहने लग जाता है कि तुम तो एक ह्यूमन हो, तुम मेरे सामने कर क्या लोगे। और वो क्यारू के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले क्यारू से टच कर लेता है और वो लिजर्ड मैन वहीं पे मारा जाता है, जहाँ पे क्यारू दीवार को तोड़ता है और वहाँ से भाग जाता है सबको लेकर। यहाँ पर हम देखते हैं वो सुनसान से घर पे होते हैं। क्यारू कहता है फ्रेश सेटना मुझे ईव से अकेले बात करनी है, क्या तुम मेरे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे अकेला। वो कहते हैं कि हाँ जरूर। ईव को होश आता है और कहने लग जाती आखिरकार तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो। क्यारू कहने लग जाता है जिस डीमन किंग से मैं मिला था वो काफी ज्यादा सुंदर थी और उसके ब्लैक विंग्स और व्हाइट हेयर थे। ईव कहने लग जाती है जो हमारी ट्राइब से डीमन किंग बनी थी वो 30 साल पहले बनी थी, मेरे को नहीं लगता कि तुम 30 साल के होंगे, तो तुम झूठ बोल रहे हो। क्यारू कहता है पास्ट की बात किसने करी, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आने वाले 4 सालों में तुम डीमन किंग बनोगी, इस टाइम हम लोग मिलने वाले हैं एक दूसरे से। पर मगर जो ईव होती है वो क्यारू की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं कर रही होती। वो कहती है जो डीमन किंग है उनके पास भी ऐसी पावर नहीं होती कि वो फ्यूचर या पास्ट में देख सके। क्यारू कहता है
मुझे पता है तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रही हो। एकदम से हम देखते हैं वो अपना हीरो वाला उसे मार्क दिखाता है जहाँ पे वो डर चुकी होती है। वो कहती है क्या तुम मेरे को यहाँ पे मानने आए हो? क्यारू कहता है कि नहीं, और वो उसका पूरा नाम लेता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास डार्क मैजिक, लाइट मैजिक और समनिंग मैजिक है, जिस वजह से तुम एक डीमन किंग के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो। क्यारू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, तो तुम एक बार मेरी बात सुन लो। पहले मेरा प्लान था कि मैं डीमंस को मार दूं, पर अगर मैं डीमंस के साथ शांति से रहना चाहता हूँ, जिस वजह से तुम मेरे प्लान की सबसे बड़ी एक मोहरा हो। ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में तुम एक ब्रिज का काम करोगे जो कि उन दोनों को आपस में जोड़ेगा। दरअसल अभी जो करंट डीमन किंग है वो ब्लैक विंग ट्राइब्स वालों से बहुत ज्यादा डरता है, इस वजह से उसने सारे ब्लैक विंग ट्राइब्स वालों को मारने का आदेश दे दिया है। किसी कारण से अगर तुम सर्वाइव करती हो, डीमन किंग बन जाती हो, मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, पर अगर मैं इसके लिए तुम्हें प्रोटेक्शन देना चाहूंगा अपनी, जब तक कि तुम डीमन किंग ना बन जाओ। अगर तुम डीमन किंग बन गई तो उसके बाद तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। ईव कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने का, पर मगर मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई नहीं कर सकती। और वो जाने लग जाती है। क्यारू कहता है पर मगर मेरी ये बात सुन लो, तुम एक यंग लड़की हो जो कि अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो सभी से लड़ सके, और खुद से तो तुम जिंदा बिल्कुल नहीं रह सकती। तुमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारे पैर में वो तीर लगा। अगर उस समय में वहाँ पर नहीं होता तो तुम कब की मारी जा चुकी होती। और वो ईव को उसकी सारी बातें बताने लग जाता है कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिंदा रहने का, ना तुम्हारे पास कोई दोस्त, ना तुम्हारा फैमिली मेंबर है। क्या तुम इस तरीके से जिंदा रह सकती हो? जितने भी तुम्हारी फैमिली मेंबर और तुम्हारे फ्रेंड्स बने हैं, मैं उन सभी का बदला लूंगा डीमन किंग से। जैसे डीमन किंग मर जाए तुम्हें उसके बदले बैठना है उसकी जगह पर। तो बताओ क्या तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तुम्हें प्रोटेक्ट करने का? जो ईव होती है थोड़ा सोचती है और कहती है कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पर मगर मैं तुमसे कुछ एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम ऐसे बंदे नहीं हो कि जो कि दूसरे का रिवेंज लेने में बहुत ज्यादा खुश रहेगा, इसमें तुम्हारा मकसद है क्या? यार कहने लग जाता तो फिर ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे डीमन किंग के हार्ट को एक्वायर करना है। वो कहती है क्या तुम मेरे हार्ट की बात कर रहे हो? वो कहते हैं कि तुम्हारे नहीं, जो करंट डीमन किंग है उसके हार्ट को। अभी जो ईव होती है वो कहती है कि ठीक है मुझे कल सुबह तक का टाइम दो। अगली सुबह में दिखाया जाता है जो ईव होती है वो जागती है और अपने सामने देखती है, वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। उसके सामने T20 वर्ल्ड कप चल रहा होता है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्यारू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करने वाला, ये तो मेरा डेली रूटीन है। अपने सबॉर्डिनेट को खुश रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये सब करता हूँ, पर मगर तुम तक छोटी बच्ची हो, तुम्हारे साथ तो मजा भी नहीं आएगा। और वो उसे छेड़ने लग जाता है काफी ज्यादा। मगर हम देखते जो ईव होती है वो कहती है कि नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भी अडल्ट हो चुकी हूँ। क्यारू कहता है जो हम ये चीजें कर रहे हैं ये अडल्ट वाली, इसका मतलब तुम भी तो ये कर सकती हो ना, आओ हम ट्राई करते हैं। और जैसे हमारा लड़का ईव के ऊपर चढ़ता है वो कहती है कि ऐसा मत करो, ये बेकार हरकतें मेरे साथ, और उससे वो मना करके नीचे उतार देती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब वो लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, पर मगर ईव थोड़ा उदास होती है। वो कहती है कि तुम एकदम से मेरे ऊपर चढ़ क्यों गए थे? वैसे तुम मेरे को एक बात बताओ कि तुम एक अच्छे इंसान हो या फिर बुरे इंसान हो? ये सुनने के बाद इतना फ्ले कहते हैं जो क्यारू है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। क्यारू भी सेम यही कहता है कि मेरे से अच्छा इंसान तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। वाह भाई वाह, खुद की तारीफ खुद ही कर रहा है। मैं काफी ज्यादा वेल मैनर्ड हूँ और मैं जस्टिस को सपोर्ट करता हूँ और मैं काफी ज्यादा जेंटल भी हूँ। ईव कहने लग जाती है कि मेरे को नहीं लगता कि तुम अच्छे इंसान हो, कोई इंसान खुद की इतनी ज्यादा तारीफ कैसे कर सकता है? क्यारू कहता है जो वर्ड्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पावर होती है, अगर तुम खुद को अच्छा इंसान कहते हो तो एक ना एक दिन कभी ना कभी तुम अच्छे इंसान बन ही जाते हो। ईव कहती है मेरे को लगता है कि तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। क्यारू कहते हैं कि खाना खाओ, ये हमारी ट्रिप की सेकंड बेस्ट चीज है जो हम करते हैं। वो कहती है फर्स्ट नंबर की चीज क्या है? क्यारू कहता है जैसे कि तुमने मॉर्निंग में देखा था हम बैट बॉल खेल रहे थे, वो हमारी फर्स्ट नंबर की चीज है। बहुत ज्यादा शौक हो जाती है इसका ये जवाब सुनने के बाद, और हम देखते हैं कि वो कहती है तुम काफी ज्यादा अजीब हो। जब वो खाना खाने लग जाती है वो थोड़ा सा इमोशनल होकर उसके आंसू निकल रहे थे। कहती है कि मैंने बहुत टाइम बाद इतनी शांति से खाना खाया होगा, पर तभी थोड़ी देर बाद जो क्यारू होता है वो काम की बात में आ जाता है और कहता है अगर तुम्हारी प्रोटेक्शन में आती है तुम्हें रोज वाला खाना खाने के लिए मिलेगा और हम तुम्हारे डीमन लॉर्ड बनने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। मैं फ्लेयर और हमारी सेटना हम 24 घंटे तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हो चुके हैं, बस तुमको हमें अपना जवाब देना है। तभी हम देखते हैं जो ईव होती है वो कहती है कि ठीक है मुझे पता है कि बाद में तुम्हें डीमन किंग का हार्ट चाहिए जो कि है फिलोसोफर्स स्टोन। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा, और जब तुम डीमन किंग बन जाओगे तुम ह्यूमन और डीमन के साथ अच्छे से रह सकती हो। ईव कहती है कि तुम ह्यूमन और डीमन के बीच में दोस्ती क्यों बनाना चाहते हो? बताता है कि जो ह्यूमन और डीमन है एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं और दूसरों के फालतू में खून बहा रहे हैं, उन्हें तो साथ में रहना चाहिए। ईव कहती है कि हाँ मैं समझ गई, पर मगर मुझे एक बात बताओ क्या तुम मेरी बॉडी के पीछे तो नहीं हो? वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी सेटना और अपनी फेयर को छोड़ के तुम्हारी बॉडी के पीछे आऊंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी दोनों पीछे चीज को छोड़ दूं। तुम खुद को ज्यादा तो नहीं सोच रही हो ना? ईव क्यारू का जवाब सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी होती है। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन जरूर करूंगी, पर मगर तभी ईव कहने लग जाती कि मैं तुम्हें बता दूं कल मैंने उनके साथ फेस टू फेस फाइट नहीं करी, वरना वो सब लोग मारे जाते। मुझे कमजोर मत समझना, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। क्यारू कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैं कोई प्रोफेशनल असैसिन हमारे साथ फेस टू फेस फाइट करना चाहेगा ही नहीं। ये सुनने के बाद जो ईव होती है उसे गुस्सा आने लग जाता है। क्यारू अपने मॉन्स्टर को साफ कर रहा होता है और पूछता है कि तुम तो एक डीमन होना, तो तुम्हारे पास कौन सा तुम्हारा सर्वेंट है? वो कहने लग जाती है कि मेरे पास एक है तो, पर मगर वो डीमन नहीं है, वो एक गॉड है। क्यारू कहता है क्या गॉड, वो भी तुम्हारे पास? वो कहती कि हाँ उसका नाम है डिवाइन बर्ड ऑफ फेटल डिजीज कैलेरियस। और उसका नाम सुनने का शौक हो जाता है। कहते कि बहुत टाइम पहले एक डिजीज फैला था कुछ ज्यादा खतरनाक वाला, वो भी पूरी कंट्री में, तो एक बर्ड बाहर आई जिसने की उस सारे डिजीज को अपने अंदर ले लिया और सभी को बचा दिया। लेकिन कई कहानियां ऐसी भी है कि उस बर्ड ने पूरी की पूरी कंट्री को खत्म कर दिया था डिजीज को फैलाकर। और वो स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे को वो बर्ड चाहिए। ये बात सुनने के बाद कहती है तुम पागल हो चुके हो, तुम मारे जाओगे। वो कहता है कि नहीं, अगर हमें डीमन किंग को हराना है तो हमें और पावरफुल
पावरफुल बनना होगा और लोगों को बचाना होगा, जिसके लिए कि हमें बलिदान देना जरूरी है। पर मगर ईव कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ऐसे में भी। ईव कहने लग जाती है लेकिन फिर भी जो भी बात हो, हमें कई सारे डिसीज का सामना करना होगा। क्यारो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं द हीरो ऑफ रिकवरी हूँ, मैं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, तो हमारे पास एडवांटेज है। तभी हम देखते हैं ईव कहने लग जाती है कि ट्रायल्स को कंप्लीट करने से पहले हमें कुछ कंडीशन को पूरा करना होगा और उनमें से एक है पूरी दुनिया का चक्कर लगाना। तभी हम देखते हैं जो हमारा क्यारू होता है वो कहने लग जाता है कि सेटना और फ्लेयर, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने, तो ईव का ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि अपने फेस को हील करके चेंज कर देता है, जहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। जो सेटना और फ्लेयर होते हैं हमारे क्यारू से चिपक जाते हैं और कहते हैं तुमने अभी तक क्यारू सामा का रियल फेस तो देखा ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं जो ईव होती है वो कहने लग जाती है कि मेरे को भी उसका रियल फेस देखना है कभी ना कभी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब क्यारू बाहर होता है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, पर तभी वो लिजर्ड मैन उसके ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं मैं उस ब्लैक विंग वाली लड़की की लोकेशन बताओ। क्यारू कहते हैं कि तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन गलत मिल चुकी है, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारी अपीयरेंस चेंज हो चुकी है, पर मगर जो तुम्हारी बॉडी से सेंट आ रही है तुम उसे कैसे चेंज करोगे, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। तभी जो क्यारू होता है वो कहता है कि अच्छा मेरे पास कोई और चारा नहीं है, और हम देखते हैं कि वो उसकी सवारी जो सुअर होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो सुअर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हमारे क्यारू को वहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है। अब जो क्यारू होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे मजे के लिए इनसे भी रिवेंज लेना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है क्यारू अपने बेस में वापस लौट चुका होता है बहुत सारे खाने को सामान लेकर, और कहने लग जाता है कि मेरे ऊपर बाहर हमला हुआ था पर मगर कैसे न कैसे करके मैं बच के इधर आ गया, पर मगर मैं उनसे रिवेंज लेना चाहता हूँ, तो सेटना तुम मेरे साथ चलोगी। सेटना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हमें पता चलता है कि सेटना की सूंघने की शक्ति को लेकर वो उनके बेस तक पहुंच चुका होता है। यहाँ पे क्यारू एक पेड़ में चढ़ा होता है और कहता है कि मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो सुअर मेरा अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कि वो सुअर के ऊपर वो एक पोर्शन को डाल देता है। ये वही पोर्शन होता है जो कि किसी को भी एक्साइटेड कर देता है। उस पोर्शन के कांटेक्ट में आते ही जो सुअर होता है वो अपना माइंड को खो देता है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जो सुअर होता है अब क्या ही बताऊं, थोड़ा तुम समझ ही सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सब कुछ जो खत्म हो जाता है, इतना सारे लोगों को मार डालती है, एक आदमी को छोड़ के उसके आसपास बहुत बड़ा क्रिस्टल बना देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यार उससे इन्फॉर्मेशन निकालता है और कहता है कि जो ईव है उसके बारे में किस किस को पता है तुम्हारे अलावा। पर मगर पहले तो वो पर्सन कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी बहुत नेगोशिएट करने का बताते हैं कि मेरे अलावा कुछ और पर्सन है जिन्हें इसके बारे में पता है। इस इन्फॉर्मेशन के बदले क्यारू ने उससे प्रॉमिस करा था कि वो उसे जिंदा जाने देगा, पर मगर उसने उसके हाथ पैर काट दिए थे। उसके बगल में वो सुअर छोड़ दिया था और क्यारू वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं उस आदमी की चलाने की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। वहाँ से जाते हुए क्यारू बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। तो हम देखते हैं कि वापस वो आ चुके होते हैं, जहाँ पे इस बार उनके पास सिर्फ 2 बेड और 1 रूम होता है, जहाँ पे ईव के मन में चल रहा होता है कि मेरे को वापस से वो सब देखना पड़ेगा। पर मगर क्यारू कह रहा होता है ये तो अच्छा हुआ कि हमें एक रूम मिल गया जिसमें 2 बेड हैं, अगर हम अलग अलग रूम लेते तो तुम्हारी सेफ्टी कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाता, क्या पता हम सो रहे होते और तुम्हारे ऊपर कौन कब हमला कर दे। ईव कहती है कि ठीक है अगर ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए है, पर मगर मेरे को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने वाला है। पर तभी जो सेटना और हमारी फ्रे होती है कहने लग जाती है कि क्यारू इस टाइम काफी ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है, वरना वो उससे भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। क्यारू कहते हैं कोई बात नहीं ईव, तुम्हें जल्दी ही आदत पड़ जाएगी। हम एक दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे क्यारू फ्रे को लेके एक शॉप में आ रखा होता है, जहाँ फ्रे अपने लिए एक स्टाफ ढूंढ रही थी और उसे एक स्टाफ पसंद आता है तो क्यारू से ले देता है। मगर जो फ्रे होती जैसे उसके अंदर अपना माना डालती, क्यारू अपनी आई से नोटिस करता है कि उस स्टाफ के अंदर एक ब्लॉकेज लग रखा है जो कि फ्रे की पावर्स को रोक रहा है। तो क्यारू कहता है कि लाओ मैं इसे ठीक कर देता हूँ, जहाँ पे क्यारू उस ब्लॉकेज को ठीक कर देता है और छड़ी को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर देता है। शॉपकीपर कहते हैं कि तुमने कैसे करा, मेरे पास 2 और छड़ी है, क्या तुम करोगे उनको भी ठीक, मैं तुम्हें 25% ऑफ दे दूंगा दोनों में। क्यारू शॉपकीपर से कहते हैं बस 25, मुझे दोनों में 50% ऑफ चाहिए। तो शॉपकीपर कहते हैं कि ठीक है बुरी डील नहीं है। यहाँ पे क्यारू छड़ी को ठीक कर देता है, वो शॉपकीपर उसे 50% पैसे वापस लौटाता है और अपनी तरफ से एक स्पेशल नाइफ भी, जहाँ पे क्यारू से एक्सेप्ट कर लेता है खुशी खुशी। वो ऑनर पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। क्यारू से बताते हैं कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, लेकिन तभी उनकी बात खत्म हो पाती उससे पहले बाहर चिल्लाने की आवाज आती लोगों की, वो भाग रहे थे इधर उधर। और हमें पता चलता है दरअसल जो रॉयल आर्मी है वो इधर ही आ रही है। क्यारू कहते हैं कि फ्रे मेरे बिना तुम पहले ही घर वापस लौट जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो एक ऊंची बिल्डिंग में जाता है और देखता है वहाँ पर रॉयल आर्मी आ रखी होती है, उनके कमांडर नॉन होती है। क्यारू पूरी फोर्स के स्टैट को चेक करता है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है और घबराया है भी। वो कहता है कि मैं अकेले नहीं हरा सकता, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है पूरी फोर्स को हराने में, क्योंकि ये काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन क्यारू एकदम से नोटिस करता है कि उन सभी के बीच में स्वॉर्ड हीरो भी होती है। क्यारू कहता है क्या स्वॉर्ड हीरो, अब मुझे मजा आने वाला है, जहाँ पर मैं तुम्हें हरा के अपना बदला लूंगा। मगर क्यारू अपने रिवेंज में इतना खो जाता है कि वो एक पर्सन जो कि फोर्स में से उसे देख रहा होता है उसे नोटिस नहीं कर पाता, और इस पर्सन का नाम हॉक होता है। यहाँ पे ये 3 ब्रेव में से एक है। ये जो ब्रेव्स होते हैं वो हीरो से तो कमजोर होते हैं, पर मगर नॉर्मल या फिर ताकतवर सैनिकों से काफी ज्यादा ऊपर होते हैं, जहाँ पे उसके पास एक खतरनाक आंख है, वो कुछ भी देख सकता है, किसी भी अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता है, उसे डॉज करके उनके ऊपर वापस अटैक भी कर सकता है। जहाँ पे माँ लड़का वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है कि मैंने उसे नोटिस ही नहीं करा और वो मेरे को बहुत देर से देख रहा था, चाहे वो 3 ब्रेव हो या फिर 4 ब्रेव हो, मैं इन्हें हरा के रहूंगा। पर मगर जो हॉक होता है हमारे क्यारू के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है, वो कहता है कि पता नहीं वो कौन था, चलो छोड़ो खैर जो भी हो। दरअसल हॉक ने हमारे क्यारू को इसलिए नहीं पहचाना था क्योंकि उसने अपना फेस चेंज कर दिया था। सारी जो जनता होती है आर्मी को
को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि तुमने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था, अब तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। पर मैं कहता भी हम देखते हैं बहुत सारी जो लड़कियां होती है वो स्वॉर्ड हीरो की ब्यूटी देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो रखी होती है। वो कहती है कितनी सुंदर है ये, और जो स्वॉर्ड हीरो होती है उन्हें भी देख लेती है। पर मैं हमें रात के सीन को दिखाया जाता है, स्वॉर्ड हीरो के रूम में उनमें से एक लड़की पड़ी होती है जिसे की काफी ज्यादा दे दिया होता है, जहाँ पे हम देखते हैं स्वॉर्ड हीरोज देखने के बाद काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और हम देखते हैं कि उस लड़के के साथ वो जबरदस्ती करना शुरू कर देती है। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो कियारू होता है मर्चेंट के साथ खाना खा रहा था। दरअसल इस मर्चेंट का नाम कार्मेन होता है। वो कहने लग जाता है कियारू इससे पहले कि हम नशे में चले जाएं हमें जो सारे नेगोशिएशन है वो पूरे कर देना चाहिए। कियारू कहता है कि ठीक है, मुझे बस कैश से मतलब है, तुम मुझे कैश देना और जो बाकी सारी चीजें होंगी वो तुम ही रख लेना। कार्मेन भी इसके लिए मान जाता है। जो कियारू होता है उसे दो पोर्शन देता है जो की एक टाइमना रिकवरिंग और एक हीलिंग रिकवरिंग होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कार्मेन देखते ही पहचान लेता है काफी ज्यादा हाई क्लास की है। कियारू कहता है कि मेरे को इनमें से 50% चाहिए हिस्सा। कार्मेन कहता है कि ठीक है, दरअसल जो आर्मी है वो यहीं पे आ रखी है तो मैं इसे काफी हाई अमाउंट में बेच सकता हूँ। उनका नेगोशिएशन खत्म हो जाता है क्योंकि जो हमारा कार्मेन होता है उसे सारी डील को एक्सेप्ट कर लिया होता है। तभी हम देखते हैं कार्मेन बताते हैं अपने फ्यूचर प्लान के बारे में। वो कहता है कि मैं पैसे जमा करके एक बड़ी सी शॉप खोलने वाला हूँ, अभी के कंपैरिजन में थोड़ी और ज्यादा बड़ी। तभी हम देखते हैं हमारा लड़का कहता है उसे कि मैं तुम्हारे सपने पानी तो नहीं फेरना चाहता, पर मगर यहाँ पे जल्दी लड़ाई होने वाली है तो तुम्हारे जितने बिल्ला वंश है तुम उनसे लेके यहाँ से निकल जाओ। कार्मेन कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए, पर मगर मैं यहीं पे रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे कियारू मैं तुम्हें भी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरी एक रेगुलर कस्टमर है, उसने मुझे बताया है कि स्वॉर्ड हीरो ने उसके साथ जबरदस्ती करी है और उसके साथ छेड़छानी करी है बहुत ज्यादा, तुम उससे बच के रहना। इस वजह से वो लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है और उसकी फैमिली भी। और वो कहने लग जाता है कि अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ स्वॉर्ड हीरो के सामने मत आ जाना। और वो ये भी बताता है कि जो स्वॉर्ड हीरो से कई बार बाहर की तरफ देखा गया है, जो हमारा कियारू होता है वो कहने लग जाता है कि यही मेरी अपॉर्चुनिटी है। हमारा लड़का सोच रहा होता है कि वो फ्लेयर को एक चारे की तरह यूज कर सकता है, जहाँ पर जो ब्लेड होगी उसकी खूबसूरती देख के उससे अट्रैक्ट हो जाएगी। पर मगर उसे ये भी डर लग रहा होता है कि ब्लेड को फ्रेया के बारे में पता ना चल जाए, उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में। वो सोचता है कि मैं ईव का यूज करूं, नहीं इसमें भी खतरा होगा। फिर हमें रात के सीन को दिखाया जाता है एक टूर्नामेंट के बाद में। टूर्नामेंट खेलने के बाद जो हमारा कियारू होता है वो कह रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं इनको यूज नहीं कर सकता। जहाँ पे थोड़ी देर बाद कियारू कह रहा होता है कि मुझे तुम लोग से काम है, क्या तुम मेरा मेकअप कर सकते हो। वो लोग शौक हो जाते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि कियारू को क्रॉस ड्रेसिंग करना है, क्या पता वो उसका शौक हो। कियारू कहता है अरे पागलो क्या सोच रहे हो तुम, मुझे एक मिशन पे जाना है जिस वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। कियारू खुद को एक लड़की में ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसे देखने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं उसकी खूबसूरती देखने के बाद। देखते हैं जो कियारू का मेकअप करने के बाद जो फ्लेयर चेतना होते हैं उसे छेड़ने लग जाता है, परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। पर मगर जो ईव होती है बस उन्हें ऐसी हरकतें करते हुए देख सकती थी। अब शाम को हमारा कियारू गलियों में घूम रहा होता है, पर मगर वहाँ पे उसे कुछ बंदे पकड़ लेते हैं। कियारू उनसे कहता है कि जो तुम हरकतें मेरे साथ करने वाले हो उसके लिए तुम पहले मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ। पर मगर वो पर्सन कहाँ सुनने वाले थे, यहाँ पे कियारू को गुस्सा आ जाता है और जो कियारू होता है उन सभी को बहुत गंदी तरीके से मारना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कियारू बार में चला जाता है और वहाँ पे काफी देर वेट करता है ब्लेड का, वो आई नहीं होती। अब हम देखते थोड़ी देर बाद ब्लेड आती है जो कि कियारू को देख के काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है। वो उसके पास जाती है और बैठ जाती है, उससे बात करना शुरू करती है। पहले तो उन दोनों के बीच जान पहचान बढ़ती है। अब उन लोगों के बीच में जान पहचान बढ़ते बढ़ते बातें होती है, बातों से उनके बीच में हंसी मजाक शुरू हो जाता है। काफी देर हो चुकी होती है। कियारू कहता है अब मुझे घर जाना चाहिए, किसी लड़की का इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं होगा, तो मैं वापस चलती हूँ। पर मगर तभी हम देखते हैं जो ब्लेड होती है वो कहती है कि चलो ठीक है आखिरी ड्रिंक मेरे साथ पी लो। पर मगर हम देखते हैं वो ड्रिंक के अंदर बेहोशी की दवाई मिलाने लग जाती है। पर मगर तभी हम देखते हैं कि जो हमारा लड़का होता है उसे मना कर देता है और कहते हैं कि मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता वरना मेरे घर वाले मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। और जो कियारू होता है वो ड्रिंक ब्लेड को ही ऑफर कर देता है। पर मगर जो ब्लेड होती है उस ड्रिंक को पीती है, लेकिन एकदम से वो ड्रिंक को माउथ टू माउथ हमारे लड़के को पिला देती है और जो हमारा लड़का होता है बेहोश होने की एक्टिंग करता है। अब ब्लेड उसे उठा के जाने लग जाती है और जैसे ही हम देखते हैं वो होटल के बाहर जाती है, वहाँ पे एक पर्सन आता है नाइफ को लेके और कहता है कि ब्लेड मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर मगर हम देखते जो ब्लेड होती है उसको डॉज करके उसे पीछे पटक देती है और कहती है कि तुम मेरे को मारना क्यों चाहते हो। वो कहता है मैं एरिस का फादर हूँ। वो कहती है कौन एरिस। वो बोलता है कि वही लड़की जिसकी तुमने जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरी लड़की अब कहीं बाहर नहीं जा सकती। पहले तो हम देखते हैं कि जो ब्लेड होती है उसे याद नहीं आ रहा होता कि ये आदमी किसकी बात कर रहा है। पर मगर एकदम से वो कहती अच्छा वो तो एक नंबर की बेकार लड़की थी, उसके साथ तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, अगर उसकी जिंदगी बर्बाद भी हो चुकी है तो इसमें मेरा क्या लेना देना पड़ता। भी हम देखते हैं ये सुनने का उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ब्लेड के ऊपर फिर से हमला कर देता है। एकदम से हम देखते हैं जो ब्लेड होती है कियारू को उस अंकल के ऊपर फेंक देती है। कियारू को अपने आप को चोट नहीं पहुंचानी थी, इस वजह से वो उसी आदमी के फेस में किक कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कियारू को जगह देख ब्लेड को काफी ज्यादा हैरानी होती है। अब हम देखते हैं कियारू के मूव देखने के बाद ब्लेड उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है आखिरकार तुम हो कौन। कियारू सवाल जवाब के मूड में नहीं होता, जिस वजह से ब्लेड के फेस में पंच कर देता है। ब्लेड को गुस्सा आता है, वो कहती है अब तुम नहीं बचोगे मेरे इतने सुंदर से फेस में पंच करने की वजह से। पर तभी हम देखते हैं वो एकदम से कियारू के ऊपर हमला कर देती है अपनी स्वॉर्ड निकालकर। अब कियारू एक नाइफ की मदद से उसके हमलों को डॉच और ब्लॉक कर रहा होता है। पर मगर थोड़ी देर से चलने के बाद ब्लेड उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा करा मेरे सामने, पर मगर इतना काफी नहीं है एक स्वॉर्ड हीरो को हराने के लिए। ब्लेड कहने लग जाती है अभी तक मैंने इतने
ऐसे नहीं करे हैं तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। जहाँ पे उसे जमीन में पटक के वो बेहोश कर देती है। जब हमारे क्यारू को होश आता है वो देखता है कि उसके हाथ बैट में बंद रखे होते हैं और वो एक नॉर्मल लड़की की तरह एक्ट करते हुए कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। पर मेगा ब्लेड को शक हो रहा होता है जो क्यारू है वो एक असैसिन है या फिर स्पाई, इस वजह से वो उसे नहीं खोल सकती। ब्लेड कहती है पहले तो मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। देखते हैं कि उनका T20 शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं ब्लेड उसके कपड़ों के अंदर हाथ डालती है। उसे पता चलता है कि वो लड़की नहीं लड़का है क्योंकि उसके हाथ में समझ जाओ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, आखिरकार तुम एक लड़की का भेस बदल के यहाँ पे कैसे आ गए। पर मगर तभी हम देखते हैं पीछे पलटती है, वहाँ पे क्यारू अपने जूते के अंदर लगे हुए ब्लेड से उसके ऊपर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अब मैं क्या करूँ, जिस वजह से अपनी स्वॉर्ड रैग्नारॉक की तरफ बढ़ने लग जाती है। पर मगर तभी क्यारू उसके ऊपर 3 नाइफ फेंक के मारता है उसके हाथ पे। दरअसल जो ब्लेड होती है लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते, इस वजह से हमारे क्यारू को पता था इसे लड़के पसंद नहीं है तो वो उसके पास जाता है और उसे दिखाने लग जाता है अपने बैट। काफी तेजी से उसे घुमा रहा होता है जहाँ पे ब्लेड की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। क्यारू अपनी रियल वॉइस में कहता है अरे अरे चिंता मत करो, अभी तो मेरा रिवेंज शुरू हुआ है, अभी तो ये बहुत ज्यादा बदतर होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अपनी हील एबिलिटी का यूज करता है, उसकी सारी मेमोरीज को देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि जो नॉर है वो 3 दिन के अंदर एक सर्च पार्टी को भेजने वाली है जो कि पूरा डिस्ट्रक्शन कर देंगे इस सिटी में। मगर क्यारू के शक्ल पे एक बहुत भयानक से स्माइल आ जाती है क्योंकि उसकी नजर जा चुकी होती है ब्लेड की स्वॉर्ड रैग्नारॉक पे। तभी ब्लेड को थोड़ी देर बाद होश आता है, वो कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। क्यारू कहता है कि अगर तुम्हारे पास दम है तो मुझे मार के दिखाओ। क्यारू ने उसके पैरों को पैरालाइज कर दिया था, अब वो खड़ी भी नहीं हो सकती। पर तभी हम देखते जो क्यारू होता है पर्दा हटाता है, पर्दे के पीछे से निकलते हैं 3 मुस्टंडे जो कि कुछ करना चाह रहे थे। जहाँ पे जो ब्लेड होती है उन्हें देख के समझ जाती है कि अब यहाँ पर वर्ल्ड कप नहीं यूनिवर्सल कप होने वाला है। और जो क्यारू होता है वो मस्त अपनी वाइन लेके एक टेबल में बैठ के शो को एंजॉय करता है। पर मगर हम देखते हैं जो ब्लेड होती है क्यारू से भीख मांगते हुए कहती क्यारू मुझे जान दो। क्यारू कहता है कि जो तुमने आज तक जितने लड़कियों के साथ किया अगर वो तुमसे माफी मांगती जो कि उन्होंने हमेशा तुमसे मांगी है तो क्या तुम उन्हें जान देती। वो कहती कि हाँ, अगर वो मुझे बोलते तो मैं उन्हें छोड़ देती। क्यारू कहता है कि पर मगर मैं तुम्हारा जितना दयालु नहीं हूँ तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पर मगर चलो एक गेम खेलते हैं। वो कहती है क्या। क्यारू से बताता है कि जो ये 3 बंदे हैं मैंने इन्हें एक पोर्शन के तौर पे बहुत ज्यादा भूखा बना दिया है तो ये आने वाली कोई भी चीज को अपने सामने खा सकते हैं। तो अगर तुमने इन पर्सन के सामने इनके ट्रक को जगा दिया तो तुम्हें ये नहीं खाएंगे और अगर मॉर्निंग तक तुम सर्वाइव कर गई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हम देखते हैं एकदम से वो मान जाती है और चीजें शुरू हो जाती हैं जहाँ पे सारी चीजें एकदम स्मूथली जा रही थी। क्यारू को ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा होता, वो एकदम से अपना चेहरा फ्लेयर की तरह बना लेता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो ब्लेड के पास जाता है और बहुत ज्यादा इनोसेंटली उससे बात करना शुरू कर देता है। जैसे कि हमें पता है जो ब्लेड है वो फ्लेयर को पसंद करती है तो वो कहने लग जाती है कि प्लीज ऐसा मत करो क्यारू, फ्लेयर नहीं मेरी तरफ मत देखो। पर मगर तभी हम देखते हैं ब्लेड का पेशेंट टूट जाता है और जो मॉन्स्टर होते हैं ब्लेड को मारकर जिंदा ही खा जाते हैं। ब्लेड की डेथ के साथ ही हम देखते हैं जो उसकी स्वॉर्ड रैग्नारॉक होती है वो एकदम वापस से पहले जैसे क्रिस्टल में बदल जाती है और हमारा क्यारू से लेता है वहां से निकलते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि ब्लेड तुम इतनी देर तक टिक जाओगी, पर मगर अब जब मैंने तुमसे अपना बदला ले लिया है बस एक ही आदमी मेरे रास्ते में जिंदा है, द गन हीरो बुलेट। पर मगर तुम याद रखना बुलेट, मैं तुम्हें इससे भी गंदी मौत देने वाला हूँ। अब हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, सब लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। जो क्यारू होता है वो कार्मेन की शॉप में अपने पेमेंट लेने आया था और अगले दिन के बारे में बातें भी कर रहा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। पर तभी क्यारू के पीछे हॉकाई आ जाता है और क्यारू को पता भी नहीं चला कि वो कब आ गया, लेकिन हॉकाई क्यारू को नहीं पहचानता। जहाँ पे हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है कि शॉप से इतने हाई क्लास के पोर्शन कैसे निकल रहे हैं। वो पूछता है क्यारू से क्या मिस्टर आपने ये बनाया है। क्यारू हाँ करता है। वो कहने लग जाता है कि अच्छा ये काफी ज्यादा अच्छे पोर्शन है। जहाँ पे हॉक कहने लग जाता है कि मेरे को लगता है कि तुम एल्केमिस्ट के साथ साथ जासूसी और फाइट में भी अच्छे हो। पर मगर एकदम से जो क्यारू होता है फाइटिंग स्टांस ले लेता है। पर मगर तभी हम देखते जो हॉक होता है क्यारू को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं आर्मी का एक मेंबर हूँ। मैं तुम्हें बता दूं आर्मी में जॉब बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वहाँ पे पैसा भी काफी अच्छा मिलता है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे। क्यारू से तुरंत ही रिफ्यूज कर देता है, कहते हैं कि नहीं मैं नहीं करना चाहता। हॉक कहता है चलो कोई बात नहीं, पर मगर मैं एक तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुम हमारे ऊपर इतने दिनों से नजर क्यों रखे हुए हो। क्यारू कहता है कि एक रॉयल आर्मी वो भी काफी बड़ी एकदम से एक शहर के अंदर आ जाए तो एक्साइटमेंट तो हो जाती है। हम देखते जो हॉक होता है उसकी बातों को समझ रहा होता है, पर मगर वो कहता है कि आगे से ऐसा मत करना, कहीं आर्मी वालों को तुम्हारे ऊपर शक हो गया तो हम एक अच्छा आदमी खो देंगे और एक टैलेंट की बेकदरी हो जाएगी। वहाँ पर सेठना ही पहुंच जाती है और कहती कि मेरे को पहले नजर में देख के लग गया था कि काफी ज्यादा ताकतवर आदमी है। तासुमी कहने लग जाता है कि सेठना तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों के बीच में अगर लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। सेठना कहती है अगर मैं आपको स्ट्रेंथ की बात बताऊं तो वो आपकी बॉडी में ज्यादा है, पर मगर ओवरऑल की बात करी जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, कांटे की टक्कर भी हो सकती है। हमारा लड़का कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे अपनी फिजिकल एबिलिटी पे पूरा भरोसा है, पर मगर मेरे को नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगा। वहाँ पे फ्रे आ जाती है तो वो लोग आगे बात नहीं करते। हमारा कार्मेन कहने लग जाता है कि पर मगर जो उसने तुम्हें ऑफर दिया वो काफी ज्यादा अच्छा है। पर मगर क्यारू कहता है कि मेरे को पसंद नहीं किसी के अंडर काम करना, मेरे को फ्रीली काम करना पसंद है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्यारू क्रिस्टल के सामने बैठ रखा होता है और कहने लग जाता है मेरे को नहीं लगता मैं हॉक को हरा पाऊंगा। एक टाइम ऐसा था कि मेरे को डिवाइन वेपन की इसलिए जरूरत थी ताकि मैं अपनी हीलिंग एबिलिटी को बढ़ा सकूं, पर मगर अब हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं, मेरे को हॉक को हराना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो डिवाइन वेपन के ऊपर अपना हाथ रखता है जहाँ पे उसके अंदर से आवाज आती है हीरो ऑफ रिकवरी, क्या तुम इस दुनिया को बचाने के
के लिए तैयार हो? क्यारू कहता है कि हाँ, मैं इस दुनिया को जरूर बचाऊंगा क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी पसंदीदा औरत के साथ यहाँ पे हमेशा रहना चाहता हूँ और अपने बच्चे करना चाहता हूँ। वो डिवाइन वेपन पूछते क्यारू को क्या चाहिए। क्यारू बताता है कि इमॉर्टैलिटी, तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ मुझे दे दो, मुझे ऐसा वेपन चाहिए जो कि मेरी बॉडी का पार्ट बनकर रह जाए। अभी हम देखते हैं जो क्यारू होता है उसे एक जॉर्जियस नाम का गॉन्गलेट मिलता है जो कि उसकी बॉडी का पार्ट बनकर उसके हाथ में रह जाता है। और हम देखते हैं कि उसे पाने के बाद जो क्यारू होता है बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है और उसकी हंसी दूसरे रूम तक जाती है जहाँ पे वो तीनों लड़कियां भी होती है और उसकी वो हंसी सुनने लग जाते हैं। एकदम से क्यारू गेट खोल के अंदर आता है, कहते हैं कि सेकना और फ्रेर रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पे भाई टूर्नामेंट शुरू हो गया, थकता नहीं है क्या ये? और हम देखते हैं कि जो हमारी ईव होती है वो उन्हें देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें नॉर को दिखाया जाता है जहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी क्योंकि जो हीरो ऑफ स्वॉर्ड ब्लेड होती है उसका कहीं पे पता नहीं चल रहा होता। अभी नॉर अपने मैसेंजर को कहती है कि जो हमारा प्लान था हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे और हमें दिखाया जाता है कि शहर के सारे लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं एक जगह पर। मिलिट्री के बीच में जो नॉर होती है वो खड़ी होते हुए कहती है मेरा नाम नॉर है, लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं वो नॉर को देखने के बाद गुस्सा हो रखे होते हैं। तभी नॉर अपनी स्पीच शुरू करती है और बताने लग जाती है कि यहाँ पर जो डीमन है इन्होंने जगह का कॉन्करर कर रखा है और वो नॉर्मल ह्यूमन को अपने से नीचे समझते हैं जहाँ पे वो उनका ब्लड का यूज करते हैं, उनसे टैक्स भी लेते हैं। पर मैं कैसे न कैसे करके जो ह्यूमन है उनके साथ रहना सीख लिया है। और उसकी बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि एक आदमी नॉर के अगेंस्ट बोलने लग जाता है। दरअसल ये नॉर का ही बंदा होता है जिसने कि उसे लोगों के बीच में भड़काने के लिए भेजा होता है। एकदम से हम देखते हैं कि वो आर्मी को डॉज करता नॉर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर मगर तभी जो हॉक होता है उसे बेहोश कर देता है। अब शुरू होती है नॉर की ओवर एक्टिंग जहाँ पे नॉर कहने लग जाती है तो यहाँ पे डेमी ह्यूमन से उन्होंने तुम्हारे ब्रेन को वॉश कर दिया है और वो तुमसे अपने मन मुताबिक काम करवा रहे हैं। और एकदम से हम देखते हैं कि वो डेमी ह्यूमंस को और मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देती है और वो कहने लग जाती है कि मैं ह्यूमंस को डीमंस के हाथों बचा कर रहूंगी। और हम देखते हैं कि जो उसके सैनिक होते हैं वो वहाँ पे खून खराबा करना शुरू कर देते हैं। नॉर इसको एंजॉय कर रही थी। नॉर कहती जस्टिस मेरे हाथों एग्जीक्यूट हो रहा है और हम देखते हैं कि डेमी ह्यूमंस लगातार मरे जा रहे होते हैं। हम देखते हैं क्यारू को जो कि कार्मेन को देखता है, कार्मेन दूसरे लोगों की मदद करते करते खुद मारा जाता है। क्यारू कार्मेन के पास जाता है और उसकी बॉडी को उठाते हुए कहते हैं कार्मेन कार्मेन तुम ठीक हो ना? कार्मेन दोस्त आंखें खोलो। क्यारू से हील करने का ट्राई करता है पर मैं कर नहीं पाता। जहाँ पे हम देखते हैं वो कहते हैं कि अब मेरे को नॉर को मारना ही पड़ेगा। क्यारू के आंसू रुक नहीं रहे होते। क्यारू कहते हैं कि नॉर अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों, तुम वही थी जिसने मेरे विलेज वालों को मारा, जिसकी भरपाई तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी देके करनी पड़ेगी। तभी क्यारू के पास वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि क्यारू से नॉन स्टॉप सवाल जवाब करने लग जाते हैं। क्यारू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नॉर्मल पीपल और मेरे दोस्त को मारने की? और वो अपना डिवाइन वेपन निकाल लेता है। उसे देखने के बाद जो आर्मी वाले होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर मगर क्यारू रुकता नहीं, उन्हें के करके मारता चला जाता है। यहाँ पर हम उसी ह्यूमन और डीमन को देखते हैं जिनको लग रहा होता है जो हमारा क्यारू है उनकी जान बचा रहा है, पर मगर तभी हमें यहाँ पे नॉर को दिखाया जाता है। वो कहने लग जाती है जो फ्यूडल लॉर्ड है क्या उसने हार मान ली? पर मगर हॉकाई कहते हैं कि अभी तक नहीं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वो कहती है कि मैंने उसे एक जमीन ऑफर करी थी पर मगर उसने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसे ये डेमी ह्यूमंस और ये डीमन बहुत ज्यादा पसंद थे। अब साथ साथ उसको ही मरना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है, कहने लग जाता है कि जो सारे डेमी ह्यूमंस और डीमन है उन्हें रेसिस्ट कर दिया है हमारे अंडर झुकने को। वो कहने लग जाती है उन सभी को मार डालो, पर मगर तभी वो पर्सन बताता है कि यहाँ पर एक स्वॉर्ड्समैन भी है जिसने कि हमारे आधे से ज्यादा सोल्जर्स को मार डाला है। पर तभी हम देखते हैं नॉर कुछ आगे बोल पाती है उससे पहले वहाँ पे फ्लेयर की आवाज आने लग जाती है बहुत ज्यादा, जो कि उसका होलोग्राम होता है। वो कहना शुरू करता है कि मैंने यहाँ पे जितना भी टाइम रहा है मैंने ये जाना है कि यहाँ पर डेमी ह्यूमंस और डीमन काफी अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, पर मगर हर किसी की तरह जो ह्यूमंस होते हैं, डेमी ह्यूमंस होते हैं और डीमन होते हैं, उनमें अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यहाँ पे दोनों प्रकार के डीमन ह्यूमन और डेमी ह्यूमन है। यहाँ पे किसी का भी ब्रेन वॉश नहीं किया गया है जैसे कि मेरी बहन को ऐसा लग रहा है। वो सोल्जर से रिक्वेस्ट करती कि ऐसे और लोगों को मत मारो प्लीज, उनकी भी जिंदगी उनके बच्चे हैं। जो ये सिटी है कमाल की सिटी है, यहाँ पर जो सारे लोग हैं वो हंसी खुशी रहते हैं, तो इसे और बर्बाद मत करो। दूसरी तरफ जो नॉर होती है वो देखने लग जाती है कि उसकी बहन ये क्या कह रही है। यहाँ पर फ्लेयर कहती है कि यहाँ पे हॉली वॉर नहीं चल रही है, आप लोग को और खून खराबा करने की जरूरत नहीं है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं डीमंस के साथ बैठ के साथ में डिनर करा है और जो एक्सपीरियंस था वो कमाल का था। ये सुनने के बाद जो सारे सोल्जर्स होते हैं वो अपने हथियार को फेंक देते हैं। यहाँ पर हमें क्यारू को दिखाया जाता है जो कि उसी बिल्डिंग में घुस चुका होता है जहाँ पर नॉर है, और वो कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। पर तभी नॉर अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए कहती कि बहन तुम ये क्या बात कर रही हो, कभी भी तुम्हें डीमन और डेमी ह्यूमन बिल्कुल पसंद नहीं थे। और उसे शक हो रहा होता है कहीं उसकी बहन को मैनिपुलेट या फिर उसके ब्रेन को वॉश तो नहीं कर दिया गया है। तभी नॉर ये भी कहती कि मेरी बहन के अकॉर्डिंग मैं तो बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। और हम देखती जो हॉकाई होता है उसकी सारी बातें सुन रहा था। यहाँ पे क्यारू उसकी सारी बातें गेट के पीछे छुप के सुन रहा होता है। वो कहता है कि जैसा कि मेरे को लगा था तुम अपनी बहन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तभी नॉर कहने लग जाती है कि वो मिस्टीरियस स्वॉर्ड्समैन कहाँ पर गया। पर तभी हम देखते हैं क्यारू कहता है मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ। लेकिन तभी नॉर कहने लग जाती है वो क्यारू हो सकता है जो कि रिकवरी हीरो है, पर मगर मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो बुरानिका को कवर क्यों कर रहा है या उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, उसे ऐसा करने में क्या फायदा मिलेगा। क्यारू एकदम से गेट खोलते हुए अंदर आकर कहता है कि मेरे को जैसे कि लगा था तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम मेरा एक अच्छा टूल बनोगी। पर तभी हम देखते जो क्यारू होता है उसके ऊपर हॉक हमला करना शुरू कर देता है। क्यारू उसके सारे हमलों को डॉज करता है और ब्लॉक करता है। कहता है कि जैसे कि मेरे को लगा था तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। नॉर कहती कि मेरे को लगता है तुम क्यारू हो, पर मगर तुम घुसे कैसे? वो कहते कि घुसा कैसे मतलब
मतलब तुम क्या पूछना चाहती हो? मैं फ्रंट गेट से आया हूँ सारे सैनिकों को मारकर। गुस्से में कहती कि सरेंडर कर दो, तुम कभी भी हॉक को नहीं हरा सकते। पर मेगा जो कियारू होता है बाकी सोल्जर्स को अपनी एबिलिटी का यूज करके मार डालता है। और तभी हम देखते हैं कि उसको एबिलिटी यूज करने के बाद हम देखते हैं जो हॉक होता है उसे काफी बड़े ध्यान से देख रहा था और उसके ऊपर तीर बरसाना शुरू कर देता है, जहाँ पे कियारू उसे डॉज करता है। अब उन दोनों के बीच में शॉर्ट फाइट हो रही थी, जहाँ पे हमारा लड़का उसे टच भी नहीं कर पा रहा होता और जो हॉक होता है उसे एक पॉइजन नाइफ से कट कर देता है, जहाँ पे हमारे लड़की की बॉडी में पूरा पॉइजन भर चुका था। पर मगर वो तुरंत ही खुद को हील कर लेता है, क्योंकि जो उसका डिवाइन वेपन है वो उसे किसी भी पॉइजन से बचा सकता है। पर मगर अगर कियारू एकदम से मर गया तब कियारू जिंदा नहीं हो सकता। पर लेकिन एकदम से जो कियारू होता है भागते हुए जाता है, हॉक को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉक उसे खुद को टच करने नहीं देता। जाता है कि मेरे को खुद को टच करने नहीं देगा, तो मैं क्या करूँ? एकदम से हम देखते क्या लास्ट ट्राई करता है, उसके पास भागते हुए जाता है, पर मगर हॉक उसे भी डॉज कर देता है। पर तभी हम देखते हैं एकदम से हॉक फट जाता है बिना हमारे कियारू के टच करे। कियारू बताता है कि मैं किसी को टच करता हूँ वो भी उसकी एबिलिटी को कॉपी करने के लिए, पर मगर मेरे को अपने हीलिंग एबिलिटी का यूज करने के लिए किसी को टच करने की जरूरत नहीं है। एकदम से हम देखते हैं हॉक का मरता देख जो नॉर होती है वो तो सदमे में चली जाती है। वो कहती है क्या हॉक मर गया? तो नॉर की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं हॉक के टैलेंट को कॉपी नहीं कर पाया, वो काफी ज्यादा अच्छा आदमी था। और कहने लग जाती है मेरे से दूर चले जाओ, मेरे पास मत आओ। पर मगर जो कियारू होता है उसके पेट में पंच मारता है, कहता है क्या एक प्रिंस से ऐसे बात करनी चाहिए? फाइनली हम देखते हैं जो शहर के लोग होते हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो मैसेकर होता है वो रुक चुका था। वो अपने फैमिली को हक करते हुए रो रहे थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कियारू को जो कि नॉर की मेमोरीज को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि नॉर की वजह से जो आना है जो कि कियारू की मदर है उनको काफी ज्यादा बुरी चीजों को सहना पड़ा, जिसका की बदला कियारू लेने वाला था। पर मगर तभी नॉर को होश आया था, वो कहने लग जाती कियारू को धमकी देते मैं तुम्हें मरवा दूंगी अपने फादर के थ्रू। कियारू कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे आर्मी वाले रिटर्न कर चुके हैं और तुम अभी एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में हो जहाँ पे तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। नॉन कहती है कि मेरे को जितना याद है मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कुछ भी बुरा नहीं करा है। कियारू कहता है क्या बुरा नहीं करा है? क्या तुम्हें याद है आना के बारे में, मेरे दोस्त कार्मन के बारे में जिनके साथ तुमने इतना गंदा सलूक करा? मेरे दोस्त कार्मन का एक सपना था कि वो एक बड़ी सी दुकान खोले जहाँ पे वो अपना बिजनेस को और आगे लेके जाए, पर मगर उसका सपना तुमने छीन लिया उससे। मगर जो हमारा कार्मन होता है वो एक डैमी ह्यूमन था, जिस वजह से जो नॉन होती है वो कहने लग जाती है कि एक बकवास जिंदगी वाला, उसको तो मन नहीं था। ये सुनने के बाद कियारू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नॉन के चेहरे पे खींच के थप्पड़ मार देता है, जहाँ पे नॉन समझ चुकी होती कियारू को गुस्सा आ रहा है अब, तो वो उससे माफी मांगना शुरू कर देती है। कियारू कहता है अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में हम देखते नॉन का गला दबाने लग जाता है। नॉन की सांस घुटने लग जाती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। कियारू कहता है कि चिंता मत करो, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, रुको मैं तुम्हें किसी फेमिलियर से मिलाता हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो फ्लेयर को बुला लेता है, जहाँ पे उसने उसकी फिर से मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ करी होती है और उसको उसने सिर्फ एक डॉग जैसे बना दिया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कियारू कहता है कि नॉर मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहूंगा और तुम्हें अपनी जिंदगी बख्शने का एक मौका देना चाहता हूँ, पर मगर अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा। पर मगर हमें दिखाया जाता है कि जो वो गेम था कुछ ज्यादा खतरनाक होता है। सीधी भाषा में कहा जाए तो वो एक टूर्नामेंट होता है जो कि काफी देर तक चलता है और ऑफ कोर्स जो नॉन होती है इसमें हार जाती है, जहाँ पे कियारू कहता है जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था अगर तुम हार गई तुम बचोगी नहीं, तो मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन बनाने वाला हूँ जिसकी वजह से जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगी। और हम देखते हैं जो नॉन होती है उसे बहुत ज्यादा गाली देने लग जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो, पर मगर कियारू कहाँ सुनने वाला था, वो उसकी मेमोरीज को चेंज कर देता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। कुरेहा कियारू से मिलने आ रखी होती है और वो पूछती है कि आखिरकार ये है कौन। कुरेहा को कियारू बताता है कि ये मेरी छोटी बहन है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों को इतना क्लोज दिखने के बाद जो कुरेहा होती है उसे शर्म आने लग जाती है। कियारू कहता है अरे अरे तुम्हें शर्म आ रही है, जरा मेरे पास तो आओ। और हम देखते हैं कि उसे वो किस कर देता है और उसके हेजिटेशन को दूर कर देता है। पर मगर तभी वहाँ पर जो सारी लड़कियां होती है वो अपने एक्सपेक्टेशन को लगा लेती है कि उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक इतना बड़ा वर्ल्ड कप होता है जो कि आज तक हमने ना देखा हो। यहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जिन्होंने की बुलेट को बुला लिया होता है और किंग उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें सब बाकी लोगों का बदला लेना है। जो बुलेट होता है इसके लिए रेडी हो चुका होता है, कहता है कि मैं कियारू को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कियारू अपनी पूरी टीम के साथ निकल चुका होता है बुरानिका से निकलने के लिए। सभी वो कहते हैं कि मेरे बिना शहर के बाहर निकल जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वो जाने से पहले कहता है जो मेरा ड्रीम है वो पूरे वर्ल्ड को सुधारना है और डीमन किंग को हराकर एक सही लाइन पे लेके आना है। देखते जो कियारू होता है वो दरअसल कार्बन के ग्रेव में आया था। वो उसे बताते हुए कहता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, पर मगर तुम्हारी बदले अब मैं पूरी वर्ल्ड को घूमूंगा, बाय मेरे दोस्त। और हम देखते हैं कि वो आना को याद करते हुए ये भी कहता है कि मैंने आपका जो रिवेंज था वो ले लिया है, तो मॉम अब आप सो सकते हो आराम से। जब हम देखते हैं कि हमारा लड़का शहर से बाहर निकल रहा होता है वहीं पे वो डीमन और ह्यूमन आ जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि हमने तुम्हें देखा था लड़ाई करते हुए और हम लोग की जान बचाते हुए, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो दोनों कियारू के लिए थैंक यू गिफ्ट लेके आए थे, जहाँ पे कियारू उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे वो जाते हुए कहता है कि मैं जर्नी के दौरान काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्ट बन चुका हूँ, प्लेयर और बाकी सब मेरे सिर्फ टूल की तरह है, तो मेरे को ऐसा डर क्यों लग रहा है मैं उन्हें खो ना दूं। मैं अपनी गुस्से की आग को ठंडा नहीं कर सकता जब तक मैं बुलेट को ना मार दूं। और हम देखते जो बुलेट होता है वो एक गली के अंदर कियारू के पोस्टर को देख कुछ ना कुछ कर रहा होता है। यही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कियारू कहता है कि मेरी टीम में काफी कमाल की लड़कियां हैं और अगर मैंने अच्छे काम करे तो गॉड मेरा साथ देंगे और क्या पता मेरी और भी लड़कियों से मुलाकात हो जाए। तो गाइस इसी के साथ जो हमारा सीजन फर्स्ट है वो यहीं पे खत्म होता है और उसका सीजन 2 अभी तक नहीं आया है। अगर आएगा
तो हम उसका एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको कोई और एनिमे देखना है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।